बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। आपको इस ट्रांसमिशन में कहेंगे खुश आमदीद, रमज़ान और हम। और आज सबसे पहले बात हम आज के दिन की मुनासिबत से करते हैं। आज 4 अप्रैल है और जब 4 अप्रैल की हम बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इनकी आज 45वीं बरसी मनाई जा रही है। बरसी की मुनासिबत से पीपल्स पार्टी ने आज मुख्तलिफ तक़रीब का एहतमाम भी किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब इनका हम जिक्र करते हैं, 5 जनवरी 1928 लड़काना में आप पैदा हुए और अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में कई कारनामे सर अंजाम दिए, जिसकी वजह से उनका शुमार अपने वक्त के बासर तरीन रहनुमा में किया जाता था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात में ग्रेजुएशन की और फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वकालत के कुछ अर्सा मुस्लिम लॉ कॉलेज कराची में दस्तूरी कानून के लेक्चरर रहे। अगर सियासी करियर की बात करें तो जो इनिशियल कुछ ईयर्स थे, वज़ीर तजारत भी रहे, वज़ीर ख़ारजा भी रहे और 1967 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उन्होंने फिर बुनियाद रखी। बिल्कुल जी। तो आज उसी की मुनासबत से उनकी बरसी को मनाया जा रहा है। लोग उनको याद कर रहे हैं, उनके विजन को याद कर रहे हैं और आज तक याद रखते हैं कि उन्होंने क्या बातें कही थी और किस तरह से उनकी पार्टी उस नक्शे कदम पे चल रही है। और सबीन, थोड़ी सी जब हम 1970 की बात करते हैं, उस वक्त का जिक्र करें जब आम इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने जिस वक्त मगरबी पाकिस्तान में नुमायां कामयाबी हासिल की थी और फिर दिसंबर 1971 में जनरल याहिया खान ने पाकिस्तान की जो हुकूमत थी मिस्टर भुट्टो को सौंप दी और 13 अगस्त 1973 सदर मुमलिकत के ओहदे पर फाइज रहे। 14 अगस्त 1973 को नए आइन के तहत वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया। सकूत ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शिकस्त खुर्दा कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखना शुरू किया और भारत के साथ शिमला मुआहिदा उनकी सिफारतकारी का एक नुक्ता कमाल था। मुत्तफ़िक़ा आइन और उम्मत मुस्लिमों को यकजा करना, पाक चीन दोस्ती और एटमी सलाहियत हासिल करना, कौम का फ़ख्र इस तरीके से वो बुलंद करते चले गए, चूँकि ज़ाहिर है बहुत सी चीज़ें ऐसी जिनकी बुनियाद उन्होंने रखी थी। फिर 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा और सियासतदान नवाब अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाकर 4 अप्रैल 1979 को उन्हें फांसी दी गई। और अब से चंद दिन पहले हमने देखा भी कि कैसे वो जो अदालती कत्ल था उस मामले पर ज़ाहिर पूरा जुडिशल कमीशन बना और उसके बाद सारी उसकी समाअत हुई, जिसको बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद भी आते रहे कि वो एक अदालती कत्ल था, इसको कत्ल करार दिया जाए और फिर ज़ाहिर ये फतह पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़बरें वो शामिल करते हैं। और जब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे की तरफ देख रहे हैं तो बहुत से इवेंट्स आने वाले हैं। यूँ तो वो इवेंट्स हमारे 10 स्पोर्ट्स पर आपको नज़र भी आएंगे, लेकिन बड़ा इवेंट कौन सा सबीन? T20 वर्ल्ड कप की हम बात करेंगे। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप है उसके लिए जो अमरीकी शहर न्यूयॉर्क है उसमें क्रिकेट स्टेडियम की तामीर आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है और ऑब्वियसली इसकी अगर बात की जाए तो बहुत बेहतर तरीके से इस मेगा इवेंट के लिए इसको तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, न्यूयॉर्क का निसाव काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पर 9 जून को मेगा इवेंट में पाकिस्तान और भारत टकराएंगे यानी एक बड़ा टाकरा होगा। और आईसीसी ने एक वीडियो जारी की है सभी और उस वीडियो में देखा जा सकता है टाइम लैप्स है। ईस्ट और वेस्ट स्टैंड्स मुकम्मल होने के करीब है। बिल्कुल जब वहां पर कुछ नहीं था तब से लेके अब जो उसकी हालत है उस स्टेडियम की, जितनी तैयारी हो चुकी है, साउथ एंड्स पर जिस तरह प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी और मीडिया पवेलियंस की तामीर जारी है, तो वे बड़े ही खूबसूरत अंदाज से दिखाया है कि कैसे हर वीक, हर दिन, हर महीने काम होता चला गया। कैपेसिटी भी अच्छी खासी है। 24,000 जो तमाशाई हैं, फैंस हैं, वो सारे बैठकर वहाँ पर देख सकते हैं, तो ये गुंजाइश भी वहाँ पर रखी गई है। लेकिन अभी से लोग तैयारी करते हैं, प्लान करते हैं, चूंकि ज़ाहिर है यूएस में ये इवेंट हो रहा है तो वो कोशिश भी कर रहे होंगे कि यूएस में जाएं, वो इवेंट देखें, उसके लिए ज़ाहिर अभी से फिर वो जो जा सकते हैं, बाकी सब 10 स्पोर्ट्स पे देखें। ये अच्छा था, ये दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ज़्यादा अच्छे विजुअल्स दिखाएंगे, पैसे दिए वगैरह आप 10 स्पोर्ट्स पे देख सकते हैं, वरना आपकी मर्जी, आप जाके भी देख लें। लेकिन ये है बात सभी कि स्क्रीन पे वैसे ज़्यादा मजा आता है। नहीं, क्या चीज़? स्क्रीन पे ज्यादा मजा नहीं आता। स्क्रीन पे वैसे ज्यादा मजा आता है। वैसे मैंने कभी देखा नहीं स्टेडियम में जाके मैच। अच्छा, मैंने देखा है, मैंने दूर होते हैं ना सारे। अच्छा, वैसे मैंने हो सकता है कि मजा आता हो वहाँ पे, बिकॉज तभी तो लोग जाकर देखते हैं। मजा तो आता है, जाहिर है आप स्टेडियम डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, शोर होता है, उसमें आप जरा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो आप स्क्रीन पर देख रहे होते हैं उसमें जाहिर है बहुत जबरदस्त शॉट्स एंड देन रीप्ले एंड क्लोज शॉट्स एंड एवरीथिंग। और जब बात 10 स्पोर्ट्स की आपने की सबीन, तो जाहिर है वो जून में जो T20 वर्ल्ड कप होना है और फिर अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी भी होनी है। अच्छा, आईसीसी के 6 मेगा इवेंट्स ऐसे हैं
जो कि अब ज़रा पाइपलाइन में है, आगे आने वाले वक्तों में हम देखेंगे। इसमें पाकिस्तान किए जाएंगे। यस, हम नेटवर्क का 10 स्पोर्ट्स इस पर नशर किए जाएंगे। वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट हम नेटवर्क के 10 स्पोर्ट्स पर आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे। जिस तरह मैंने कहा कि जून में होने वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड देन चैंपियंस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर, और फिर जो 6 इवेंट्स यानी मेगा इवेंट्स की हम बात करेंगे, सब आप इंजॉय करेंगे 10 स्पोर्ट्स पर। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ के मैदान जहां पर छक्कों और चौकों की बरसात होगी, बल्कि कहना ये चाहिए कि बल्ले रन उगलेंगे, और बड़ा टाकरा यानी पाक भारत टाकरा, पाक भारत मुकाबला जिसमें सबसे ज्यादा शायकीन आते हैं। तो सब कुछ होगा आपके बिल्कुल घर में, आपके लाउंज में, आपकी स्क्रीन पर, चूंकि 10 स्पोर्ट्स है आपका सनसनीखेज मुकाबला आप देखेंगे वहां पर, और देखेंगे जी चैंपियन कौन बनता है। और इसका और वी आर वेरी एक्साइटेड कि एक अच्छी सी स्ट्रीमिंग आपको नजर आएगी। अच्छा, खवातीन के जो इंटरनेशनल इवेंट्स आ रहे हैं, वर्ल्ड कप 2025, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025, तो ये सारे जो सेटेलाइट हुकूक हैं वो हम नेटवर्क के बैनर तले 10 स्पोर्ट्स ने हासिल कर लिए। तो ये एक अचीवमेंट हम नेटवर्क की 10 स्पोर्ट्स की कि ज़ाहिर है इस पर अब आप ये सारी सीरीज, सारे मैचेस, सारे देखिए ये मैं अकम्पलिशमेंट इस तरह से भी कहूँगी, सेलिब्रेशन एक तरह से कि कैसे हमारे इस हम नेटवर्क के बैनर तले ऐसी कौन से जितने चैनल्स हैं आपको नजर आ रहे होते हैं, जिसमें से आपको हर वैरायटी मिल रही होती है। हम मसाला, हमसे हम यानी किचन भी है, खेल भी है, एंटरटेनमेंट भी है, न्यूज भी है, लैंग्वेज भी है, बिल्कुल मुकम्मल जिस तरह होता है ना पाकिस्तान पश्तो या, तो उस तरह हमारे पूरा नेटवर्क अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, एक और खबर शेयर करेंगे आपसे और लेकर चलते हैं आपको सऊदी अरब, और यहाँ का एक बड़ा ही प्यारा मंजर जो कि बड़ा ही दिल को भा गया। एक ऐसी हाईवे आपको दिखाते हैं जो देखने के बाद आप भी कहेंगे अरे ये कहाँ है। ये अल अला में बनाई गई हाईवे है, पहाड़ों और रेगिस्तान के बिल्कुल दरमियान से गुजरती हुई ये हाईवे कि इस पर सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उनको हसीन नज़ारे देखने को मिलते हैं, और जो इसका ड्रोन शॉट है वो बहुत खूबसूरत है। अल मज़हम नामी ये हाईवे है और इस तारीख़ी रास्ते पर बनाई गई है जिस पर कई सदियों तक बेशुमार काफ़िलों ने सफ़र किया है। तो उसी रास्ते को चुना गया है, लेकिन अब उसको हाईवे पे कन्वर्ट कर दिया गया है कि अब रास्ता आसान, मंजिल करीब, नज़ारे बहुत प्यारे, और ज़ाहिर इसका ड्रोन शॉट हमने आपको दिखाया भी है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह से तरक्याती कामों की बात हो रही है तो ऐसे में बताते हैं ताइवान में भी एक ज़बरदस्त काम हुआ है। मेट्रो ट्रेन सर्विस जो है वहाँ पर मुसाफिरों को बात तो सुने, अच्छा। पालतू जानवरों के साथ सफर करने की इजाजत मिल रही है। मैं ऐसे मेट्रो तो हर उसमें होती है ना, मेट्रो तो नजर आएगी, लेकिन अब ये इजाजत दे दी गई है कि अब पालतू जानवर जो हैं आप उनको साथ लेकर ट्रेवल कर सकते हैं। एक दिन के लिए इजाजत मिली है, एक दिन के लिए जो एक दिन के लिए इजाजत मिली है, तो लोगों ने बहुत ज्यादा लुत्फ उठाया, एंजॉय किया है, बहुत एंजॉय किया इस चीज का। यानी पालतू जानवर लिए, सफर पर निकल पड़े, एंजॉय किया। अच्छा, मेट्रो ट्रेन्स वहाँ पे वैसे रंग बिरंगे खूबसूरत मेहमानों से भरी नजर आई फिर, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़े स्टाइलिश किस्म के जानवर, कॉस्ट्यूम्स भी पहनाए गए होंगे उनको, रंग बिरंगे, क्या खूबसूरती, वही बड़ी बात देखें जरा। और देखें अच्छा, वैसे ये जानवर जो है आमतौर पर कंटेनर या स्ट्रॉलर में इनको ले जाते हैं अगर आपने कहीं एक से दूसरी जगह पहले जाना, लेकिन जब इजाजत मिल गई तो फिर लोगों ने कहा कि इस इजाजत का हम फायदा उठाएंगे। भरपूर फायदा उन्होंने उठाया। चलें जी नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ खबरें आपसे हमने शेयर की, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है इस ट्रांसमिशन में, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। रमजान और हम, मजेदार पकवान हमारा सेगमेंट जिसमें हम लेकर जाएंगे आपको किचन में और दिखाएंगे कि आज हमारे किचन में क्या बन रहा है, जो कि हम बनाते हैं बड़ी ही आसान सादा रेसिपीज, ताकि आप अपने घर में ट्राई करें, अपना फीडबैक जरूर दें। रोजाना की बुनियाद पर आप देते हैं हमें फीडबैक, हम बड़ा एंजॉय भी करते हैं, चाहे वो स्मूदी हो, चाहे वो कोई डिश हो, चाहे वो कबाब हो। तो आज मुझे लगता है सबीन ये है कि खाने की बात सुन के वैसे आपके अंदर एनर्जी आ जाती है, खाने की बात हुई है तो कंट्रोल। ओके, सबा की तरफ बढ़ते हैं। सबा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। सबा आप बताएं कि आपके किचन में आज क्या बन रहा है? मुझे कुकड़ी नजर आई है वहाँ पे। हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी इजी चिकन कढ़ाई से, और हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सबरोसो का चिकन। मैंने ले लिया है आधा केजी और उसको प्री बॉयल करके रख दिया है, पहले से ही उसको बॉयल किया है। तेज़ी से हम इधर मसाले बनाएंगे उसकी बेस, और फिर हम चिकन डाल के, और क्या बात है। अच्छा, यानी अब फिर आप डाल रहे हैं कुकिंग ऑयल, ऐसा ही है? यहाँ पे तेल ऐड कर दिया है मैंने तकरीबन 1/4 ऑफ अ कप। ओके। और डालडा ईद से पहले ईदी भी लेकर आया है, 250 रुपये की बचत, आप लोग अवेल कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम रहता है ईद आने में। अब तो बस हम आखिरी अशरा हमने वो कर लिया है स्टार्ट, आधा गुजार कर लिया। आप सबका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। तेल यहाँ पे
चढ़ा देते हैं ताकि ये गर्म हो जाए अच्छे से। और फिर इसमें हम ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, तकरीबन 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून ये आ गया। थोड़ा सा ये देखें ऐसे कड़कड़ाने लगेगा तो इसके अंदर हम लेमन पेस्ट ऐड कर देंगे। अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप चॉप्ड लेमन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी इजी वाली बात को बरकरार रखना है तो पेस्ट बना के यूज़ कर लेंगे, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, भुन जाएगा। थोड़ा सा ओढ़ेगा ये, फिर तेल गरम हो चुका है। जब तक इसकी भुनाई चल रही है हम इसको हल्का सा लिड देके नॉट ऑल द वे, थोड़ा सा खुला ही रहे, और हम इस साइड पे आ जाएंगे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के ऊपर। बिल्कुल जी, नेक्स्ट रेसिपी क्या है सबा? नेक्स्ट रेसिपी हमारे पास है चिली ट्रफल्स। यहाँ पे लाइट फ्लेम पे हम ऐड कर देंगे अपनी सवैयाँ और नट्स। ओके, नट्स आप कोई भी ले सकते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस, जो भी घर पे अवेलेबल है। बादाम है, पिस्ता है, कोई भी जो भी नट अवेलेबल है। मेरे पास घर पे पिकान्स थे तो मैं पिकान्स ले रही हूँ, और इनको आपने हल्का सा टॉस अराउंड करना है, थोड़ा सा जैसे भूनने के लिए, क्योंकि भूनेंगे तो सवैयाँ अच्छी सी क्रिस्पी हो जाएंगी। बिल्कुल, और कलर में भी गोल्डन ब्राउन टाइप का उनका अच्छा मज़ीद डीप कलर हो जाएगा, रिच सा एम्बर कलर। और फिर उसके अंदर हम ऐड करेंगे अपना थर्ड एंड लास्ट इंग्रेडिएंट, दैट्स गोना बी कंडेंस्ड मिल्क। दैट्स गोना वर्क एज अ ग्लू, कंबाइन इट टुगेदर, एंड फिर विल मूव फॉरवर्ड विद द रेसिपी। यहाँ देखिए भैया क्या चल रहा है, थोड़ा सा इजी हो गया है टोमेटो प्यूरे। और अब इसके अंदर मसाले ऐड करने शुरू करते हैं। हमारे पास है गरम मसाला 1 टीस्पून, धनिया है 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स हैं 1 टेबलस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च है 2 टीस्पून के करीब। कश्मीरी लाल मिर्च स्पेशली इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इट गिव्स दैट इम्पॉर्टेंट रेड कलर टू इट। फ्लेवर तो है ही फिर, लेकिन कलर भी ऐड कर देती है कश्मीरी लाल मिर्च, बड़ा डीप रेड कलर होता है। और फिर हमारे पास है काली मिर्च, हम मिर्च सारी डालेंगी, 1 टीस्पून। नमक हस्बे जायका है, 1 टीस्पून से स्टार्ट करें, फिर चख के और फिर ऐड करें, या ना चखें, बच्चों से चखवा लें घर पे, यू नो। तेल अभी से ही सेपरेट होना शुरू हो गया है ज़बरदस्त। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे अपनी बॉयल हुई हुई चिकन, ताकि वो मसाले एब्जॉर्ब कर ले सारे। अच्छा जी, ये तो हो गया, ये ज़बरदस्त सा कलर चेंज हो गया यहाँ पे। इसको स्टर अराउंड कर देते हैं, और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कंडेंस्ड मिल्क। और सबा लग रहा है ऑलमोस्ट रेडी है, या कि अभी कुछ और इसमें आप ऐड करेंगी? इसके अंदर आपने स्लाइस की हुई ग्रीन चिलीज़ ऐड करनी है। हाँ, ये रह गई, कुछ मैंने गार्निशिंग्स के लिए रख लिए हैं, और कुछ आपने इधर ऐड कर देनी है। हरा धनिया ऐड कर देंगे, और बारीक चॉप हुई हुई जिंजर, ठीक है, और इस सब को कर देंगे मिक्स, और फिर ढाँप देंगे इसको। नाइस। चलें जी, ये एक्चुअली कढ़ाई बस रेडी है। ओके, अब हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा लिड देके, और ये होता रहे, तेल जब तक साइड पे अलग हो जाएगा, हल्की आंच पे इसको छोड़ देते हैं। सही हो गया। तो देखिए ये ढाँप दिया है, और अब जो है स्वीट डिश उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो कहाँ तक पहुँची? इसके अंदर मेरे पास ना यहाँ पे कंडेंस मिल्क है, मैं कंडेंस मिल्क ऐड करूँगी, और इसको मिक्स कर लेंगे हम। चूल्हा बंद है, ठीक है, चूल्हा को एज सच ऑन होने की इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं है। होगी जो भुनाई हमें करनी थी या जो कलर चेंज करना था वो हो गया। जल्दी से मिक्स कर दिया ये सारा मिक्सचर आमेज़ा, और थोड़ी देर यानी मुझे इसको ठंडा होने के लिए रखना है ताकि मैं इसकी बॉल्स बना सकूं। इसको थोड़ी देर साइड पे रखते हैं।
ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, तेल अलग हो गया है। बेहतरीन। और इसकी खुशबू में मुझे नमक की कमी फील हो रही है। अब आई ना खुशबू, बेहतरीन। अच्छा, इसको यानी अभी ये गरम है मिक्सचर इसको फ़ौरन नहीं हाथ लगाएं, ट्रस्ट मी दिस इज़ हॉट। एंड मैं इसकी ना बस कोई ज़्यादा हाथ लगाए बगैर बॉल्स इधर बना दूँगी। आपने करना ये है कि जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना, तो उसको घर में आप ठंडा होने के बाद इसको हाथ लगाइएगा, तो जो कंडेंस्ड मिल्क होगा ना वो थोड़ा सा यानी जब ये ठंडा होगा तो सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो ये स्टिक अच्छे से करेगा और ज़्यादा हाथ पे चिपकेगा नहीं। अभी ये गर्म है, अभी ये बहुत गर्म है, तो मैं इससे जब बस करके काम जल्दी जल्दी और इसको साइड पे रख दूँगी। आज हम ये हमारा डिज़र्ट है इंस्टेड ऑफ ड्रिंक। यस, तो आई एम जस्ट गना पुट दीज balls here. Ooh, it's hot. फ्रिज में रखेंगे ना इसको सर्व करने से पहले, तो कंडेंस्ड मिल्क में ज़ाहिर है जो शुगर्स हैं वो आपस में सॉलिडिफाई हो जाएंगी और ये बॉल्स अपनी एक परफेक्ट शेप ले लेंगे। तो आपको फिर इसके ऊपर आप ड्रिजलिंग कर सकते हैं कंडेंस्ड मिल्क की, या आप चॉकलेट ड्रिजल कर सकते हैं, या आप इसके मिक्सचर में इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते थे, या स्प्रिंकल्स डाल सकते हैं, कोकोनट डाल सकते हैं। लाइक रियली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिस तरह आपको जैसे समझ में आए उस तरह बनाएं और इन्जॉय करें। बहुत तरह तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। इसको वैसे तो इंग्लिश में ट्रफल्स बोलते हैं, क्योंकि इस तरह के डिज़र्ट को जब यू फॉर्म इट इनटू अ बॉल यू कॉल देम ट्रफल्स। यू कैन टोटली कॉल देम सवैयों के लड्डू। एंड ये इस तरह से हो गया है। अभी हम चलेंगे और लाइफ बॉय से हाथ धो के आएंगे। चलो जी, हाथ धो के आते हैं और फिर लाइफ बॉय आपको दे रहा है 100% जर्म से प्रोटेक्शन। और किचन में आपको पता है इन बिटवीन टास्क्स एक काम से दूसरे काम पे जाने के लिए, ख़ास तौर पे जब आप सेवरी और स्वीट साथ बना रहे होते हैं, तो कोई भी सेंट्स और फ्लेवर्स आपस में कंटेजियस होते हैं, इंडल्ज नहीं करें, इसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ज़रूरी है कि आप इन बिटवीन हाथ धो रहे हों। और बच्चे ख़ास तौर पे जब खेल के आते हैं, खाने पे बैठते हैं, और हाथ धोना ज़रूरी होता है। हर वक्त अम्मियाँ उनको यही लेसन दे रही होती हैं कि हाउ दे आर सपोज टू वॉश देयर हैंड्स बिफोर कमिंग ऑन टू द टेबल और हैविंग फूड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये करें। और प्लस सिंस रमज़ान चल रहा है तो आपको पता है रोज़ा खुशाई वाला पीरियड होता है ये, और उसके अलावा भी बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं रमज़ान में, तो उनके ना ताकि वो बीमार ना हो, तो ये ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ एंड हाइजीन का ख्याल रखें, जिसका सबसे पहले हाथ धोने से स्टार्ट होता है। हाथ आपके क्लीन होंगे, कुछ भी आप खाएंगे वो आपको हेल्थ एंड हाइजीन क्लीन रहेंगे और कोई भी मसला नहीं होगा। अच्छे से रमज़ान एंड जस्ट जनरली आपकी लाइफ रहेगी। किचन में ऑब्ज़र्व करें अच्छे हेल्दी एटिकेट्स, ताकि आप जिन लोगों को खाना सर्व कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छे खाने सर्व करें। तो ताही कहाँ तक पहुँची है सबा? अच्छा जी, ये हो गया रेडी और मैं इसको बंद कर रही हूँ। चूल्हा बंद। ये रही मेरी सर्विंग डिश। अच्छा जी, हम ऐड कर देते हैं कढ़ाई। हड्डी को ऐसा छोड़ा है गोश्त ने, ऐसे लग रहा है पता नहीं कितनी देर से गल रहा था पता करवाएं अच्छा जी, हम लोग इसके अंदर अपनी गार्निशिंग्स ऐड कर देंगे। ये रहा धनिया आ जाएगा और हमारे पास है जूलियन हुआ हुआ अदरक, बेहतरीन सी कटिंग की हुई है इसकी शर्जीली भाई ने, बेहतरीन ज़बरदस्त।
और मेरे पास हैं हरी मिर्चें, बिकॉज वाई नॉट। ठीक है, चलो जी। अब मैं हाथ एक दफ़ा और धोऊंगी क्योंकि मेरी गार्निशिंग मेरे डिज़र्ट की रहती हैं। क्योंकि मैंने मिर्चियों को हाथ लगाया है और अब मैं बादाम को हाथ लगाऊंगी और फिर मैं कंडेंस्ड मिल्क यूज़ करूंगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हाथ में कैसा लगेगा अगर आपके डिज़र्ट में से मिर्ची का जायका भी आए, जो कि बिल्कुल अनप्लान्ड था। कोई इंग्रेडिएंट में नहीं थी मिर्ची, लेकिन जायके में है, तो ऐसा अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा जी, ये हो गया। हम लेंगे यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क और ये देखें, अब ये वो हो गया ना, थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो स्टिक कर गया है और वो नहीं हो रहा, आराम से मूव हो रहा है। ऑलराइट, चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑलराइट, ये हो गया। और हमारे पास हैं पिकान्स, जो कि ऊपर से थोड़े से और। Alright, we're done. I hope you enjoyed today's recipes. Do try these at home and do not forget to give me your feedback. क्या बात है सबा। वैसे तो इस सेवैयाँ दूध के साथ हम देख रहे होते हैं, शीर खुरमा देख रहे होते हैं, आपने बिल्कुल एक मुनफरद अंदाज से ये बनाया है स्वीट डिश, और साथ में जो कढ़ाई है वो भी बहुत ही यमी लग रही है। तो नाज़रीन ज़रूर ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक देंगे। हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ। सबा बहुत चुके साथ मौजूद थी, ब्रेक लेंगे रमज़ान और हमें वापस आएंगे। साथ रही। पाकिस्तान में सियासत करना, से वाबस्ता रहना, ये एक मुश्किल अमल तो बहरहाल रहा है, क्योंकि हर कोई इसका हिस्सा नहीं बनता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं मुश्किलात के बावजूद कहते हैं नहीं, सियासत ही करनी है, इसी शोबे के साथ मुंसलिक होना है। अवाम में जाते भी हैं, कनेक्ट भी होते हैं और अपनी नुमाइंदगी के लिए फिर अवाम उनको मुंतखब भी कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं सबीन, जो कि बहुत अरसे से ट्राई कर रहे होते हैं, वो चाहे फिर MNA का इंतखाब हो या MP का इंतखाब हो, नहीं उसमें उनको सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होते। हाँ। कुछ होते हैं वो एकदम से आते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई बैकग्राउंड तो होता है, चाहे वो खानदान का एक ताल्लुक वहाँ पर हो, वो चाहे उनका कनेक्ट होना हो लोगों के साथ, चाहे उनका मैं कहने लगी थी ना जाए बैकग्राउंड पे। अच्छा, ओके। नहीं, इट्स नॉट अबाउट नेपोटिज्म ऑफ कोर्स, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं इस गुफ्तगू को आगे लेके जाना चाहता हूँ। फाइन, PMLN से इनका ताल्लुक है, यानी हुकूमती जमात है। और एक नौजवान है उसामा सरवर साहब, अब तो खैर माशाल्लाह MNA है। मरी, कोटली, कोहाला, ये बड़ा लंबा चौड़ा हल्का बनता है इनका। तो मैं बल्कि ब्रेक पूछ भी रहा था उनसे कि हाउ डू यू मैनेज। तो साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। पहले तो बताएं कि कितनी बार आपने ट्राई किया? पहली मरतबा इन्होंने ट्राई किया? पहली बार। तो कैसी रही कैंपेन और क्या उम्मीद थी? जी कैंपेन तो बहुत शॉर्ट थी जी, इट वाज 22-25 डेज। आप लोगों ने खुद शॉर्ट स्टार्ट की थी, हमारा कोई कसूर नहीं है। जी बस इसी तरह के पार्टी टिकट्स थोड़े डिले हो गए थे। 25 डेज का इलेक्शन था जी टोटल, मगर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज असल में हमारे पास 4 तहसीलें जी MNA के नीचे, और जो कि कोहूटा है, कोटली है, मरी है और कलर सईद है जी। सब वेरी वास्ट एरिया जी, बड़ा मुश्किल था मगर गुड एक्सपीरियंस जी। लोगों ने बहुत प्यार दिया, पढ़े लिखे जितने नौजवान दोस्त भाई थे, बहनें थी, उन्हें बड़ा सपोर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह वी वॉन विद अ ग्रेट मार्जिन जी। अच्छा, ये वो हल्का है जहाँ से पहले साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब लड़ते थे। जी बिल्कुल। तो आपको लोगों का वैसे ताल्लुक कैसे है आपस में? जी हमारी आपस में फैमिली के रिलेशनशिप से जी, हमारी रिश्तेदारियाँ हैं। आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एज एन एल्डर जी। वैसे भी इलाके के बड़े हैं हमारे, तो हमारा उनसे बड़ा सियासी भी। और उनकी तरफ से सपोर्ट थी, क्या था? खामोशी थी जी। अच्छा, खामोशी थी। मुंह फेर लिया मतलब? नहीं, वो क्योंकि ज़ाहिर है अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे, आप खामोश है, तो इसका मतलब यही है ना कि आप अपना काम करें। नहीं, मगर उनने खामोश हम इसलिए कहते हैं जी, उनने मुखालफत भी नहीं की। अच्छा, दैट वाज अ गुड जेस्चर जी। और चाहते तो मुखालफत भी कर सकते, उन्होंने मुखालफत नहीं की, मगर उन्हें सपोर्ट भी नहीं किया, तो खामोश हो गए। उनने बड़ापन दिखाया अपना।
ठीक है कि अगर वो इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करे तो उन्हें खामोश होना बेहतर समझा जी। ओके, आपके वालिद साहब भी कई दफ़ा MP मुंतखब हुए? जी मेरे वालिद साहब जी 88 से MP आ रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने कैसे डिसाइड किया कि अच्छा इस बार इंतखाब लड़ना है? जी मैं माय वालिद साहब पास्ट अवे जी 2021 जी। तो इलाके के जितने बुजुर्गान थे मेरे, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, मेरे जितने दोस्त जो मेरे साथ उठते बैठते थे फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, मगर दे वर कनेक्टेड इनटू पॉलिटिक्स जी, उनका बड़ा रोल था इसमें। मेरी वालदा का हुक्म था जी कि अपने वालिद साहब की आपने जगह जाना है। दोस्त यार ऐसे तो नहीं कहते थे आप आए पॉलिटिक्स में, आप आइंदा के वजीर आजम हैं, आप आए, आप मिनिस्टर हैं, वो होते हैं दोस्त पंप कर रहे होते हैं। नहीं दे वर सपोर्टिंग जी, इसलिए क्योंकि कहते हैं यार पढ़े लिखे लोग आएंगे, मुल्क के मसाइल हल होंगे, और लोग अब एक चेंज मांग रहे थे जी। एग्जैक्टली अब वो वाली सियासत नहीं रही कि लोग वही पुराने चेहरे देखना चाह रहे हैं। अब कह रहे हैं नया टैलेंट आए सामने, नौजवान आए सामने जो कि नौजवानों को लीड करें। वाले हैं वैसे नहीं अब ये देखिए जी, कॉन्सेप्ट था हमारा कि वी आर लाइक 15 यंग पीपल इन PMLN खाली, ओके, हु गॉट इलेक्टेड, ऑल ऑफ देम आर बिलो 35 मेरा ख्याल है। अच्छा, मैं दो एक हो शायद 40s में, ओके, और ऑल ऑफ देम आर लाइक बिलो 85। मेरा ख्याल है किसी भी पार्टी के पास इस टाइम ये मैंडेट नहीं है। और आप पंजाब में अगर देख लें, देयर ऑल यंग गाइस नाउ, ठीक है, जितने आपके वजीर है पुराने वाले ठीक काम नहीं कर रहे थे? नहीं करते हैं जी, अच्छा, मगर शायद वो पेस नहीं मैच कर पा रहे होते, ओके, क्योंकि जी या कह लेते हैं कि एक ऐसा इम्तजाज है, हसीन इम्तजाज है, बुजुर्गों का एक्सपीरियंस और नए लोगों की एनर्जी, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं, बैलेंस कर दिया ना, ताकि ना वो माइंड करें जी। अच्छा सामा, क्या वादे किए थे आवाम से और अब क्या आगे? देखिए जी, मेरे जो हल्का है ना जी, उनका बेसिक प्रॉब्लम था, हमारे एरिया में कुछ एरियाज़ काफ़ी रहते हैं जहाँ गैस नहीं है। फिर इसी तरह हमारा बहुत बड़ा डिलेमा है जी मुल्क का, आगे अल्लाह करे ये बेहतर हो जाए, कि कश्मीर से लेके मरी क्रॉस करें या कहूटा वाली साइड क्रॉस करें, पिंडी तक कोई कार्डियक सेंटर नहीं है। तो मैं कोशिश करूँ कि 2 कार्डियक सेंटर्स, एक उस साइड पे और एक इस साइड पे हो सके जी। ठीक है। इसी तरह यूनिवर्सिटी कैंपसेस हमने 2 सोचा है कि अल्लाह पाक ने इज्जत दी तो ये, इसी तरह हॉस्पिटल अपग्रेडेशन, एयर एम्बुलेंसेस का हमारी मैडम CM ने अनाउंस कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि वो बेसिकली ये एरियाज़ जो हैं, जो अल्लाह ना करे कोई आपका हादसा ऐसा हो जाता है, बस गिर जाती है खाई में जी, कुछ हो जाता है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि उनको पेशेंट्स को आप उठा के ऊपर ला सके, तो उधर आपको एयर एम्बुलेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, मगर ये बहुत ज़रूरी है हमारे एरिया के लिए जी। ज़ाहिर है ये एयर एम्बुलेंस की बात आपने की बड़ी अहम बात है, क्योंकि ज़ाहिर है वो इलाका ऐसा है। उस इलाके के और मसाइल क्या हैं? हेल्थ की बात भी आपने की, आपने एजुकेशन का भी जिक्र किया, और क्या इशूज़ हैं? देखिए जी, हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पूरी तरह हर जगह नहीं पहुंच सका। कुछ अभी भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ रोड्स नहीं है, यहाँ तक कि कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ तक अभी तक बिजली भी नहीं है। अच्छा, मगर ये मतलब थोड़ा मतलब आप कह सकते हैं कि ये शायद हमारे बुजुर्गान से एक फ्लॉ था, सिस्टम का भी आप कह सकते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, मगर अब तक हो जाना चाहिए। इन 24th सेंचुरी जी, सही बड़ा मुश्किल है जी। ये पहले वाले नहीं कर पाए, आप कर पाएंगे, पहले वाले ही अब दोबारा आए हैं, वैसे फिर आप कैसे कर पाएंगे? नहीं देखिए जी, ये एक मेरे ख्याल है सोच का फ़र्क होता है। अच्छा, प्रायोरिटीज सेट होती है। देखिए जी, मेरे लिए शायद रोड एक इतनी इंपॉर्टेंट हो जितना मेरे लिए एक हॉस्पिटल इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, मेरे लिए स्कूल शायद बहुत इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए शायद गैस उतनी इंपॉर्टेंट ना हो। ये प्रायोरिटीज आपको सेट करनी पड़ेगी। रोड अच्छी नहीं होगी तो हॉस्पिटल तक कोई कैसे पहुंचे? डोंट यू थिंक कि हमें ये कंपैरिजन करना या प्रायोरिटाइज करना छोड़े, क्योंकि ये बेसिक नीड्स हैं जिस पे ये नहीं होना चाहिए कि हम हॉस्पिटल पहले बनाएंगे क्योंकि रोड की तो जरूरत, रोड की भी ज़रूरत है और हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है। नहीं, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मगर वो एरिया आपने शायद मेरे ख्याल है उस तरह विजिट नहीं किया। हमारा एरिया का ये होता है कि खाली रोड कश्मीर से है। अच्छा, माशाल्लाह। हमारे एरिया का ये जी बेसिकली कि हमारे लोगों की शायद ये प्रायोरिटी होती है कि हमारे घर तक सड़क जाए। देखिए, अगर मैं वो करना शुरू हो जाऊँ तो मेरे ख्याल है कई हमारी बहनें हैं जो हॉस्पिटल में एक्सपायर कर जाती हैं बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। बिल्कुल, मेरे ख्याल है वो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मगर आप अपनी जगह ठीक हैं, आप जिस पर्सपेक्टिव में कह रही हैं कि मेन रोड्स एटलीस्ट इतनी साफ़ सुथरी हो कि बच्चे स्कूल जा रहे हो, आ रहे हो, उनको सबके लिए। बिल्कुल, आप जिस तरह हम कोशिश करें, हमारी कोटली सतिया आपको पता है बड़ा बैकवर्ड एरिया है, बिल्कुल हम कोशिश करें उधर एक नया टूरिस्ट स्पॉट बन सके। ओके, बिकॉज अब इफ यू विजिट जी, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, नए टूरिस्ट पॉइंट बनना, चूंकि वो इन्फ्लक्स सारा मरी की तरफ एंड देन इंसिडेंट्स हो जाते हैं। ये आप देख रहे हैं ना जी, जिस तरह ये इश्यूज आ रहे हैं कि 8000 गाड़ी पे बैरियर लग जाते हैं। देखिए, आप लोगों को किस तरह कहीं जाने से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। और लोकल बिजनेसमैन के लिए बड़ा प्रॉब्लम है, उनके पास वही 2 या 3 महीने होते हैं। प्लस उनका तो रोजगार है ही टूरिज्म से जुड़ा।
तो वो इसलिए फिर हम चाह रहे हैं कि नया एक टूरिस्ट स्पॉट बन सके। बहुत खूबसूरत जगह है करोड़ और अरियारी, कोटली सतिया के साथ जी। इट्स अ ब्यूटीफुल, नीचे आपके डैम है, ऊपर प्लेन्स एंड क्लाउड्स एंड इट्स बेसिकली लाइक अ स्विट्जरलैंड। आपको घूमने फिरने का बहुत शौक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अपने इलाके के अंदर। तो वो कहते हैं कि जब मेरा शौक है तो ऐसे बहुत सारे और लोगों का भी शौक होगा, वो शौक पूरा होना चाहिए। करोड़ लुक्स लाइक स्विट्जरलैंड जी, यू शुड विजिट जी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। ओके जी, ये बड़ा हमें जी करोड़ अब मैंने अगले टू डू लिस्ट में डाल दिया। लिस्ट में ऐड हो चुका है। करोड़ जाने का रास्ता कहाँ से? ये जी आप जाते हैं यहाँ से अलीपुर से जाते हैं लतरार रोड पे चढ़ते हैं। ठीक है। लतरार रोड पे आप जैसे ही एंटर होते हैं तो एक लेफ्ट सड़क चढ़ती है। ठीक है। आप जैसे उस सड़क पे आपको एक डिफरेंस फील होता है, एनवायरनमेंट आपको फर्क फील होता है। अच्छा। पॉपुलेशन कम हो जाती है। ओके। मगर इट्स वेरी ब्यूटीफुल जी। करोड़ जी, करोड़ अरियाड़ी, ये दो जगह एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल जी। अच्छा, अब ऐसे में फैसिलिटीज को कैसे मेक श्योर किया जाएगा? देखिए जी, जैसे अभी हमारा अभी हम लोगों ने विजिट किया इधर ही, जहाँ मैं बता रहा हूँ, हमारे हॉस्पिटल्स की बड़ी BHUs होते हैं बेसिकली, उनका बड़ा प्रॉब्लम हुआ था जी, क्योंकि हमारी लेडी डॉक्टर्स थी उधर कुछ, एंड हैट्स ऑफ टू देम जी, वो उधर की छतें उड़ गई तूफान की वजह से, एंड दे स्टिल वर देयर बिकॉज ऑफ लेडीज़, कि उनको कोई प्रॉब्लम हो तो वी शुड बी हेयर। एंड वो सरगोदा से बिलोंग करती थी, मगर शी वाज ऑन हर जॉब। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए भी एक होता है कि हमें स्ट्रेंथ मिलती है कि हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल। इसलिए हम कोशिश करें हमारे BHUs जितने जी अपग्रेड हों। ये छोटी छोटी चीज़ें जी जब आपस में कोलाइड करेंगी तो इट विल गिव अ बिग इम्पैक्ट। अच्छा, अब ऐसे में देखिए ओपोज करने वाले भी बड़े लोग होंगे। काम तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अब जाहिर है जब बात की जा रही होती है तो बताया जा रहा होता है जी फलाने ने करने नहीं दिया, क्योंकि अक्सर चीज़ें हमें प्लान नज़र आ रहे होते, इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आ रही होती। हर्डल्स अब उनको किस तरह से केटर करें? देखिए जी, एक फ़ायदा छोटा सा ये हो गया है कि अल्लाह ने मुझे मैंने बना दिया, मेरे ऊपर कोई है नहीं, तो अल्लाह ने ये बेहतरी कर दी। उसके बाद हमारे CM साहबा, शी इज़ लाइक एन एल्डर सिस्टर, मरियम और ज़ेब साहिबा, शी इज़ लाइक एन एल्डर सिस्टर एज वेल, और दे आर वेरी कंपोज्ड टुवर्ड वर्किंग जी। इसी तरह हमारे PM साहब हैं, ही लाइक्स पीपल हु वर्क एंड दैट्स गुड जी, कि दे सपोर्ट यू। और अब वो ट्रेंड ख़त्म हो गया जी कि एक फ़ाइल है तो वो पड़ी रहेगी, वो घिस जाएगी, वो काम नहीं होगा। Now everybody wants to work। और शायद एक फ़ायदा ये भी आपको होगा कि आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब, क्योंकि खुद उनकी बड़ी यादें वाबस्ते हैं मरी के साथ, वो अक्सर जाते भी रहे पहले भी और अब भी, तो शायद ये एक फ़ायदा हो जाएगा कि उनका फोकस होता है मरी की तरफ। ओन करते हैं उस इलाके जी, वो बेसिकली तो अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे, आमीन। वो उन्हें आखिरी जलसा भी हमारा किया, काफ़ी अनाउंसमेंट्स खुद भी की, और टेक्स मी एज अ सन, बड़ा प्यार करते हैं मेरे से, तो वो खुद बड़ा आप वाली बात इन्वॉल्व रहते हैं मरी के मामलात में। ये मैंने देखा उनको मरी से मुतालिक, प्लस वो जुम्मे उन्होंने कुछ यादें भी शेयर की कुलसूम नवाज साहब के साथ, जब मरी की रोड पे वो जाते थे घड़ियाल चौक की तरफ, अदरवाइज भी। तो ज़ाहिर है जब आप इस तरह अटैच होते हैं किसी जगह से तो आपका फोकस नेचुरली होता है। अगर आप कोई ऐसा प्रपोजल लेकर जाएंगे, आई एम श्योर कि वो उसको रिफ्यूज नहीं करेंगे। वो करते हैं, वो मुझे खुद कह रहे थे, ये जो आपको मैंने बताया इनिशिएटिव लिया गया उनके कहने पे लिया गया। उन्होंने कहा उसामा कोई आप नई जगह देखो फॉर टूरिस्ट स्पॉट, बिकॉज कब तक बनेगा ये अड़िया करोड़ और अड़ियारी के बीच में एक जगह है जी, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप जाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। अभी जाने का रास्ता मौजूद है? जी जी। अभी क्या इशू है फिर? नहीं, वो प्लानिंग करनी पड़ती है जी। अच्छा, मतलब रेस्टोरेंट्स, होटल्स, थीम पार्क्स। ओके, यू नीड टू स्टार्ट। इसी दौर में हो जाएगा मेरा ख्याल है, इस साल में होना चाहिए। साल में होना चाहिए इंशाल्लाह, क्योंकि हम अक्सर ये सुनते हैं ना जी, ये दौर तो ना काफ़ी है, एक दो और लगेंगे तो फिर काम होगा। ये एटलीस्ट डू समथिंग कि लोगों को नजर आए यू डूइंग समथिंग, और ये करना पड़ेगा जी। अभी हालात ने ये वाजे भी कर दिया है। हाँ हाँ जी, ये अब जी इफ आपका कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आपने सरवाइव करना है तो आपको काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब वो ख़त्म हो गया कि आपको बरादरी का एक बड़ा जानता है तो सारे उसके कहने पे आपको वोट देंगे। खत्म चीज़। लोग आप कारकर्दगी देखते हैं, परफॉर्मेंस है तो वोट देंगे। रिलेशनशिप आपका कितना है उस पर, कि मेरा आपसे मेरे जिसको मैं वोट डाल रहा हूँ, हाउ कॉम्पिटेंट वो बंदा है, हाउ कॉम्पिटेंट ही इज, एंड उसका हमारे से ताल्लुक कितना है, हाउ क्विकली ही रिस्पॉन्ड्स टू द प्रॉब्लम्स टू आवर पीपल। मुश्किल ये सवाल, जो कनेक्शन है बड़ा जरूरी। जी जी मुश्किल सवाल। जी जी। ये जो वोट आपको पड़ा, जो आप मुंतखब हुए, आपका आपके ख़ानदान का इसमें असर था, आपका कांटेक्ट लोगों से, या कि आपको अपनी लीडरशिप का, जिस पे आपने कहा था पाकिस्तान को नवाज दो, वो जो नारा था, उस पे वोट मिला? देखिए जी, हमारा जो एरिया है ना जी, जिस एरिया से हम बिलोंग करते हैं, वो वैसे भी उसको कहा जाता है कि नवाज शरीफ को मोहब्बत करते हैं लोग। अच्छा, वो नवाजते हैं, क्योंकि हमेशा से आज तक वो एरिया हमारे नहीं, एक दफ़ा के अलावा 18 के अलावा कभी वी हैव नेवर लॉस्ट इलेक्शन देयर जी। ओके, ठीक है जी। तो वो लोग बड़ा प्यार करते हैं नवाज शरीफ साहब से,
और नवाज शरीफ साहब इसलिए हमसे भी बड़ा प्यार करते हैं, इसलिए उधर जब भी काम हुआ है, गलत बात है अगर मैं कहूँ कि किसी और ने नहीं किया, उनने भी ज़रूर किया होगा, मगर जब भी ज़्यादा काम हो नवाज शरीफ साहब के दौर में। कभी आप लोग होते हैं तो काम भी आप लोगों ने करना था, बस दूसरी ऑप्शन तो छोड़ ही नहीं थी आपने। मेहरबानी भी करते उस वजह से जी। और ऊपर से एक इम्पैक्ट मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उससे सिंपैथी वोट था बहुत ज़्यादा लोगों का। दे वर स्टैंडिंग बाय मी। अच्छा। और उस वजह से भी लोग, क्योंकि ही वाज ऑलवेज देयर फॉर माय पीपल जी, जब वो दे नीडेड हिम। बिल्कुल अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है जी। अल्लाह इज्जत में और इजाफा करे और इजाफा करे, जोड़ते रहे। अब बिल्कुल सियासत की तरफ ही रहेंगे, यही प्लान है, चूंकि पढ़ा आपने जर्नलिज्म जी और आ गए आप सियासत में। बस जी जर्नलिज्म शौक था जी पढ़ने का। और ये क्या था? ये जी एक आपको कहते हैं ना जी, आप वालिद दादा कहते हैं, आपने सुना होगा कि मेरा वालिद एक काम करते हैं, वैसे ही आप उससे फैंटेसाइज होते हैं। ठीक है। और आपके ब्लड में आ जाती है जाता है। और हम बचपन से एक चीज़ देख रहे हैं, हमारे घर में जिरगे हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, हमारे लिए ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि जिस दिन हमें कोई 10-15 कम लोग मिल जाएं तो हम कहते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम है कि लोग काम मिल रहे हैं। आदत सी हो गई है। आदत हो गई है जी। तो और अल्हम्दुलिल्लाह विजन बड़ा क्लियर है जी। ओके। कि लोगों को इनके उस लाइफस्टाइल तक पहुंचाना है जो मेरा वालिद चाहता है। चलिए ये बड़ी अच्छी सोच है, बड़ी प्यारी सोच है, ये बड़ा ज़रूरी है। जरूरी है। ऑल द बेस्ट जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बात करके। उसामा सरवर साहब न्यूली इलेक्टेड MNA, और ज़रा इनका जो हल्का है वो बहुत बड़ा है। अब जो नई 2 जगह उन्होंने बताई हैं, बहुत मुश्किल नाम है, करोर और अड़ियारी जी। अड़ियारी, हालांकि मुझे नाम जल्दी याद हो जाते हैं लेकिन मुझे याद हो नहीं रहा, मैं विजिट करूंगा तो मुझे याद होंगे। ब्रेक लेते नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहे। अच्छा, आज के दौर की शुएब अगर बात की जाए तो पहले होता था ना, निकाह नामे की जब बात होती थी तो दिखाया भी नहीं जा रहा होता था, पढ़ाया भी नहीं जा रहा होता था, लेकिन अब की अगर बात की जाए तो खुद दुल्हा दुल्हन कहते हैं जी हमें निकाह नामा दिखाया जाए, हमने उसकी क्लॉजेस को पढ़ना है और उसके बाद हमने उसको साइन करना है। अच्छा, अब ये क्योंकि अवेयरनेस बढ़ चुकी है, लोगों के अंदर शऊर आ गया है, तो वो उसको एज ए लीगल एग्रीमेंट लेते हैं और वो उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बट एट द सेम टाइम हम की अगर कुछ इलाकों की बात की जाए जहाँ पर अभी भी इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही होती। इनफैक्ट लड़कियों को बिल्कुल पढ़ाया ही नहीं जाता, सिर्फ पूछा जाता है कबूला या फिर दस्तखत या अंगूठा लगवा। लड़कों को भी नहीं पढ़ाया जाता। सिचुएशन सेम है। लेट मी ऐड दिस। ठीक है। हाँ, यही समझा जाता है। अगर मैं अपनी बात भी करूं, कबूल है वाला मामला है, उसके अलावा मेरे साथ भी यही हुआ था। नहीं, मेरे साथ कुछ और ऐड भी हुआ था एक चीज़, लेकिन मैं बिल्कुल यहाँ पे कोट नहीं कर रहा वो। अच्छा, निकाह नामों का हम कोट करवा लेंगे। निकाह नामों को एक्सप्लेन करते हैं आज इस सेगमेंट के थ्रू, समझाते हैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कि निकाह नामा सिर्फ इजाबो कबूल नहीं है, सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आज हम ज़रा समझेंगे। लॉयर हैं माहम जमाल साहिबा, हमें ज्वाइन कर चुके। माहम, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो यही लोगों को बताएं कि इट्स नॉट जस्ट एन इवेंट, सिर्फ एक कबूल है नहीं वाला मामला, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल, मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि एक तकरीब नहीं है, आपने जो साइन करना है और आप रिश्ता अज़दवाज में बंध जाते हो। इट्स अ लीगल अग्रीमेंट, जिस तरह से आपने कहा और कॉन्ट्रैक्ट में आप किसी भी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट करो, आपको उसको पढ़ना और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ पे बात है आपकी लाइफ कॉन्ट्रैक्ट की, आप उम्र भर के लिए जिसमें बंधने जा रहे हो, उसको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन से भरा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आप साइन करो। कौन सा पूरा थीसिस लिखा हुआ है? कौन सा पूरा थीसिस लिखा हुआ है? इट्स जस्ट 25 क्लॉजेस जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें 25 में से भी 10-15 क्लॉजेस तो हम कहते हैं कि एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। ओके। 1 बाय 1 हम क्लॉज को डिस्कस करते हैं और फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्लॉज नंबर 1 से लेके 5 तक जो होती है वो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है लड़का और लड़की के बारे में। क्लॉज नंबर 6 जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें औरत की एज बताई जाती है कि लड़की कितने साल की है। सही। अगर वो कहीं पे भी लिख दिया गया है कि लड़की 17 साल की है, 16 साल की है या 15 साल की है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है या निकाह नामा वो नहीं कर सकते। और वो आईडी कार्ड को देख कर लिखा वो आईडी कार्ड को देख 18 साल है हमारे मुल्क के कानून के मुताबिक, क्योंकि अगर आपकी एज 18 साल नहीं है फिर आप चाइल्ड मैरिज की तरफ जा रहे हो, और चाइल्ड मैरिज पाकिस्तान के कानून के तहत इलीगल है, जुर्म है आपके लिए। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लड़की की एज, और ये सिर्फ नहीं है कि हम कह दें कि मौलवी को पैसे दे दिए। सबसे पहले जब आपके रिश्ता, जब निकाहनामा साइन करा रहे होते हैं और जब तकरीब में होता है, उससे पहले जब आपकी डिटेल्स ली जाती हैं,
बहुत इंटरेस्टिंग है कि कानूनी तौर पे आपके जो भी करवा रहे हैं वो पहले ही मौलवी ही इनकार कर देते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, मैं इसमें नहीं फंसूंगा, मैं इसमें नहीं करूँगा, क्योंकि वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है और फिर यूनियन काउंसिल उसको रजिस्टर भी नहीं करेगी कभी भी। उसके बाद आपकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद 7 से 12 आगे जो होते हैं आपकी इन्फॉर्मेशन जो होती है, आपके विटनेसेस की इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आपका क्लॉजेज जो आते हैं 13 से फर्दर जो क्लॉजेज होते हैं, हक महर की रकम क्या होती है। हक महर जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट में हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ का आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे, कंसिडरेशन जिसमें पैसे की बात ज़रूरी होती है। इसी तरह जब आप 2 लोगों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट करो और शादी का कॉन्ट्रैक्ट करो, उसमें हम हक महर की बात करते हैं जो कि मॉनेटरी वैल्यू होती है। वो हक महर में आप ज्वेलरी भी लिखवा सकते हो, जिसमें आप गोल्ड भी कर सकते हो, या आप पैसा भी लिखवा सकते हो। हक महर 2 किस्म का होता है, या हम कहते हैं डेफर्ड या हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। या वो अदा कर दिया गया है निकाह के टाइम, या आपको लेटर इन टाइम थ्रू आउट द मैरिज कभी भी औरत जो है अनाउंस करते हैं, वो उस वक्त अनाउंस करते हैं। मुअज्जल और गैर मुअज्जल के नाम से आपको कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं डेफर्ड और प्रॉम्प्ट। अगर उस वक्त दे दिया गया, वो लड़की को उसी वक्त बता दिया जाता है आपको दे दिया गया। अगर नहीं है तो औरत के पास राइट है किसी वक्त भी वो अपना हक महर क्लेम कर सकती है। और जब वो क्लेम करेगी उसको देना होगा, उसको हर हाल में लाजमी देना होगा। हक महर से रिलेटेड कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, जिस तरह कभी कभार 2000 लिखवा दिया, 3000 लिखवा दिया, जी शर्रई है, जी शर्रई है। बात असल में ये है कि हक महर किस तरह डिटर्मिन किया जाता है। कानून जनरली आपके शरई तौर पे भी बहुत सीधी बात कर दी गई है कि औरत और मर्द की हैसियत के मुताबिक, औरत की हैसियत, औरत का पास्ट आपका देखा जाएगा कि वो कैसे रह रही थी। अच्छा। और मर्द की जेब देखी जाएगी, इसके बीच में आपने डिटरमिन करना। वो औरत का लाइफस्टाइल देखा जाएगा और मर्द की इनकम देखी जाएगी कि उसकी सैलरी देखी जाएगी। अगर औरत का लाइफस्टाइल बहुत हाई है और मर्द की इनकम कम है तो फिर क्या हो? बीच का रास्ता इख्तियार करें, क्योंकि दोनों को आपने ऐसे डिटरमिन करना है। क्योंकि और इसके बाद आपको ये भी नहीं कहा गया कि आपको ये भी दे दिया गया लेवरेज कि आप बाद में भी अदा कर सकते हो, कि अगर आप अभी नहीं अदा किया। हक महर डिसाइड किसको करना चाहिए? ये तो यही बात है कि जिसके दरमियान शादी हो रही है, दोनों को डिसाइड करना चाहिए। वही दोनों नहीं होते इस डिस्कशन। सिर्फ हक महर नहीं, बहुत सारी चीजें जिसमें नहीं होते हैं। आप लोग आपके बड़े बूढ़े बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि हक महर क्या है औरत को। जिस तरह अभी मैं अगली जो चीज़ आपको बताने चाह रही हूँ, क्लॉज नंबर 18 बहुत अहम तरीन क्लॉज है कि जिसमें लड़की का राइट काट दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिवोर्स देने का राइट। अब अगेन इससे भी इम्पॉर्टेंट एक इतनी मिसकंसेप्शन है जो पूरी सोसाइटी में कहती है कि औरत का अगर हमने राइट दे दिया तो मर्द कहता है मेरी तो मर्दानगी चली गई। बहुत सारी जगहों पे वो इस तरह की बातें करने को मिल जाती हैं कि नहीं, यानी कि सिर्फ मुझे बीवी डिवोर्स दे सकती है, मेरी डिवोर्स का राइट ही नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मर्द अपना राइट डेलीगेट करता है औरत को कि मेरे पास तो ये राइट है ही है, मेरे पास तो एक इनएलियनेबल राइट, मैं कभी भी एक्सरसाइज करता, लेकिन मैंने तुम्हें इतनी इजाज़त दे दी है कि तुम भी ये राइट एक्सरसाइज कर सकते हो। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन है। जी जी प्लीज़। खुला भी तो ली जाती है यही। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हक महर हमने पहले बात की, अगर आप ये राइट क्रॉस आउट कर देंगे तो उसमें औरत के पास सिर्फ ऑप्शन बचती है खुला की। और वो खुला तभी सीख कर सकती है जब वो अपना हक महर फोरगो करेगी। ये लाजिम है? ये लाजिम है, उसको अपना हक महर छोड़ना पड़ता है। अच्छा। और दूसरी चीज़ ये है कि कोर्ट चाहे ले लिया हो वो वापस करना पड़ता है। अच्छा जी, कुछ कानून के तहत, जिस तरह पंजाब में आपको सर्टेन अमाउंट वापस करनी पड़ती है पंजाब के कानून के तहत, लेकिन जनरली आपका शरई जो कानून है उसमें आपको हक महर वापस करना। तो आपने खवातीन को बाउंड कर दिया एक तरह से। हाँ, तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपने पढ़ाया भी नहीं, उसने अपना राइट एक्सरसाइज भी नहीं किया, उसको तो पता भी नहीं है, और बाद आप कहते हैं ये तो है ही नहीं, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और यही मिसकंसेप्शन है कि नहीं तुम अपने मियाँ से अपना राइट ले रही हो, मियाँ के पास राइट हर हाल में रहेगा, आपके पास भी राइट आ रहा है। इन दिस केस जब आपने राइट दे दिया खातून को कि आप भी तलाक दे सकती हैं, उस केस में वो हक महर पे अप्लाई नहीं होता, वो हक महर अपने पास ही रखेगी। अच्छा। और अगर उसको अदा नहीं किया गया जब वो डिवोर्स ले रही है, वो मांग भी सकती है अपना। वैसे तो देखें सबसे नापसंदीदा अमल अल्लाह के नज़दीक तलाक, बिल्कुल। लेकिन अगर ऐसा मामला है तो जिस तरह समझा जाता है कि बस 3 बार आपने कह दिया तलाक तो होगी, तो क्या खातून भी इस तरह कहेगी तो हो जाएगी? जी, आपका अब इस तरह से कानून बना हुआ है पाकिस्तान का कि आपको यूनियन काउंसिल, और अगर लड़की ने डिवोर्स दी है तो लड़की ने लड़के को 3 नोटिस भिजवाने, और अगर लड़के ने लड़की को दी है तो उसने भी
3 नोटिसेस यूनियन काउंसिल में भिजवाने हैं और 3 नोटिसेस लड़की की तरफ भिजवाने हैं। वो नोटिसेस 1-1 महीने के वक्फे से भी जा सकते हैं और वो नोटिसेस एकदम यकदम भी जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद यूनियन काउंसिल 3 महीने का टाइम लेगी और फिर आपको डिवोर्स जो है प्रोनाउंस करेगी। ओके, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, सुलह नहीं हुई है, अगर सुलह नहीं हुई है, इसलिए हम सबसे पहले यही कहते हैं कि आप ज़रूर 1-1 महीने के वक्फे का टाइम लें। कभी कभार बहुत स्पर ऑफ द मोमेंट में गुस्से में चीज़ें आ जाती हैं, आप नहीं कहते हैं, आप एक नोटिस भेजें। अगर आप वाकई नाखुश हैं, आप कहीं ना कहीं रिकन्सिलिएशन हो सकती है। इवन जो खुला की भी हम बात करते हैं तो कोर्ट सबसे पहली चीज़ आपको 1 महीने का टाइम देते हैं, आप रिकनसाइल कर लें मियाँ बीवी, क्योंकि जैसे कि आपने कहा एक बहुत नापसंदीदा मामला बनते हम देखते भी हैं और बन जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि कोर्ट में वाइल प्रैक्टिसिंग हम कोशिश की जाती है, फाइल करते हैं या यूनियन काउंसिल में कभी फाइल जब करते हैं तो रिकनसाइल कर दिए जाते हैं। हाँ, जहाँ पे बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि नहीं हो सकता, कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या एटसेट्रा, तो फिर तो वहाँ पर उसको फिर एक्सपेडाइट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा मैम, ऐसे और कौन से क्लॉजेज हैं जिनके बारे में मर्द या औरत दोनों को नहीं पता होता और वो उन दोनों से पहले ही वो क्रॉस आउट हो जाते हैं? एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, वो है 2 और हैं बेसिकली। एक तो है मेंटेनेंस का। आपको ये बात शायद आज पता चले कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में, निकाहनामा में मेंटेनेंस का भी क्लॉज डाल दिया गया है कि मर्द ने सालाना या माहाना कितना देना है अपनी बीवी को, ये औरत आस्क कर सकती है अपने, और वो भी डिसाइड होता है इसी तरह से मर्द की इनकम देखते हुए। जी बिल्कुल। अब ये नहीं है कि अगर उसकी 70,000 इनकम है और मैं कहूँ नहीं बस मुझे 50,000 चाहिए उसमें, या जनरली मैं कहूँ 1.5 लाख चाहिए या 50, ऐसा नहीं कर सकते। सो दोनों की हैसियत देखते, उसका लाइफस्टाइल देखते हुए। अगर काम ऑपोजिट हो तो खातून ज्यादा कमाती हो तो क्या खातून भी पॉकेट मनी हस्बैंड की लगा सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट में? अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इस पे वो वाली बात होती है और लाइटर आपके पैसे मेरे पैसे आपके पैसे हम दोनों के पैसे। अब ये लेवरेज और ये चीज हमें इस्लाम ने दी है, और ये आपके जो सुपीरियर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ये प्रिंसिपल आपका लेट डाउन कर दिया गया है कि अगर औरत बेशक कमा रही है, बेशक ज्यादा कमा रही है, मेंटेनेंस का राइट उसका है, मर्द कफालत का जिम्मेदार है। बिल्कुल। और वो अगर खुदा ना ख्वास्ता डिवोर्स हुई है तो डिवोर्स अगर 2 साल की शादी चली है, वो 2 साल की उसको मेंटेनेंस नहीं दी है, डिवोर्स के टाइम पे भी वो फाइल कर सकती है कि मुझे ये पूरे वो मंथली खर्चा है, इसने मुझे बेशक कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है निकाहनामा में या नहीं लिखा, वो सीख कर चाहे नहीं लिखा 2 साल शादी के बाद वो कर सकती है डिमांड, अगर तलाक हो गया, अगर तलाक हो 2 साल में पहले हो जाए तो पहले भी हो सकती है। जितना शादी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम चूंकि हम बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं जब खुदा ना खास्ता तलाक हो जाती है और समटाइम्स जरा बच्चा भी होता है। अब ऐसे में बच्चे के जरा खर्चे हैं, उस औरत के अपने भी खर्चे हैं। बिल्कुल। मर्द तो बिल्कुल कुछ नहीं करते, कुछ नहीं पैसे देते, बल्कि ऐसे ऐसे इल्जामात लगाते हैं कि खातून फिर उसको परसू नहीं करती। बिल्कुल। हमारे कोर्ट्स में आपने बहुत मामला देखे होंगे, कितनी सहूलत, कितनी आसानी इन केसेस में है कि एक औरत कहे कि मेरा राइट है, मुझे ये लेना है। कोर्ट्स जो हैं बहुत लीनियंट हैं औरतों के मामले में, और वो बहुत प्रोग्रेसिवली देखते हैं। अब जहाँ पे आपने बात की कि बच्चों का भी खर्चा नहीं देते, चाइल्ड मेंटेनेंस तो वो अलग मांग सकती है, लेकिन साथ अपनी मेंटेनेंस भी उसने मांगी, लेकिन वो होगी उसी टाइम की जितने टाइम में वो निकाह में रही है, उस टाइम की सिर्फ मेंटेनेंस मांग सकती है। बच्चे की तो फॉरएवर की मेंटेनेंस, या जितनी अरसे तक वो चाहते हैं, बाप के जितने जिम्मे बच्चों के एज से मुतालिक है, एजुकेशन से, इवन 18 ईयर्स अबव भी आप मांग सकते हो अगर उसकी एजुकेशन है वो यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वो गार्डियनशिप, हम हमेशा कहते हैं बाप के पास रहते हैं, और गार्डियनशिप यही है कि बाप ने उसकी पैसा और मेंटेनेंस सारा। लेकिन इसमें सेलेक्ट मी एट वन मोर पॉइंट, क्योंकि इसमें ऐसे में कुछ केसेस ये भी होते हैं कि वो जो औरत है वो मेंटेनेंस तो मांग रही है अपनी भी और अपने बच्चों की भी, लेकिन बाप को बच्चों से मिलने नहीं दे रही। वो कोर्ट डिटरमिन करता है। नहीं, कोर्ट समटाइम्स कहता है कि मिलना है, लेकिन वो कुछ ना कुछ मामला और हो जाते हैं ना, कि आप एक तो उस बच्चे का माइंड पोल्यूट कर रहे होते हैं बाप के खिलाफ, जो कि मैं जरूर ऐड करूंगा, प्लीज डोंट डू दैट। अगर आपकी नहीं भी शादी चली किसी ना किसी वजह से, वो बहरहाल उसका बाप है, वो माइंड पोल्यूट ना करें, टॉक्सिक ना करें। बिल्कुल। मेंटेनेंस बड़े इजी वे में हो जाएगी अगर आप आपस में मामलात को सुलझा लेंगे इस तरीके से। फाइनेंशियली ज़ाहिर है आपस के मामलात आपके खत्म हो चुके हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अब और कोई शिक भी है अभी? एक और शिक है आपकी, कि जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या शौहर की पहले शादी हुई हुई है। अगर तो वो कहता है हाँ, तो उसके बाद आपके कानून के अकॉर्डिंगली आपको क्या परमिशन दी है आपकी पहली बीवी ने शादी की। अगर तो वो परमिशन नहीं है तो वो निकाह
नहीं प्रोसीड कर सकता। अच्छा। क्योंकि वो परमिशन होनी बहुत ज़रूरी है। परमिशन दिखानी पड़ती है? वो परमिशन दिखानी पड़ती है। अच्छा, 2 केसेस। एक, आपने झूठ बोला कि आपकी पहले शादी हुई हुई थी, यानी नहीं हुई, आपने कहा नहीं हुई थी। उस केस में क्या होता है, उसने कहा वो तो धोखा का हो जाता वो है। उसमें क्लेम एग्जैक्टली उसमें कोर्ट में जो पहली बीवी है वो केस फाइल कर सकती है कि इसकी शादी ऑलरेडी हुई हुई है। नहीं, ये तो पहली बीवी करेगी ना कि उसने दूसरी बीवी भी कर सकती है। दूसरी को अगर पता नहीं है और हाँ अगर पता नहीं है और निकाह कर लिया है, बिल्कुल, क्या वो निकाह कायम है? वो निकाह अब उसमें बहुत सारे कोर्ट्स की डिफरेंट ओपिनियंस है कि वो वॉइड नहीं होता, यानी कि ख़त्म नहीं होता, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आपके क्रिमिनल चार्जेस आ जाते हैं और वो फिर औरत के ऊपर है कि वो ख़त्म करना चाहती है, नहीं करना चाहती है, कॉन्जुमेट हुआ है, बट वो कर सकती है, लीगली इसको परसू कर सकती है। वो लीगली इसको परसू, दोनों तरफ से वो लीगली परसू कर सकती है कि इसने मुझे धोखा दिया है, इसकी ऑलरेडी शादी थी। एंड देन फाइनली आपके जो होते हैं विटनेसेस होते हैं कि किसने, औरत की तरफ से 2 विटनेसेस हैं, मर्द की तरफ से 2 विटनेस हैं। ये तो आपके प्रिपेयर्ड निकाहनामा है जो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आप जो चाहें लिखवा सकते हैं मियाँ बीवी। अच्छा, कुछ भी ऐड करवा सकते हैं, कुछ भी ऐड। तो ये वो वाली बात जो हम कह रहे हैं लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों पार्टीज की मुशावरत से फिर तो वो पॉइंट ऐड हो सकता है जो मैंने कहा था। कुछ भी ऐड करा सकते हैं, मैं ऐड करा दूं कि खर्चा देगी, वो वाला पॉइंट। कॉन्ट्रैक्ट है ना जी, कॉन्ट्रैक्ट है वो। मेरी बात सुनिए, अब आप बहुत लेट हो गए, री एडिट नहीं कर सकते ना? नहीं, एडिटिंग का कोई एडेंडम्स नहीं फाइल कर सकते। दूसरी तीसरी वाली की तरफ का मामला सोच रहा था। अब अमेंडमेंट नहीं हो सकती किसी भी तरह की। हाँ। बस कर जाए, बीवी देख रही है, खुदा का खौफ कर। जी माँ, लेकिन दैट्स ट्रू, आप कुछ भी ऐड करा सकते हो। मैं ये भी करा सकती हूँ, मुझे 9 बजे के से पहले मत उठाना। जनरली स्पीकिंग, ये बहुत अच्छी बात की है कि मेरी शादी के बाद ये सेगमेंट हो रहा है, मेरी बेगम ने लिखवाना था ये कि मुझे सुबह जल्दी नहीं उठाना। मैं तो बहुत फायदे में हूँ। आप लिखवा देना। अब आप देखें मैं क्या से क्या करती हूँ। अब आप देखेंगे ये सारी चीज़ें, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि औरतों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोनों को बैठ के आप एक कमरे में कहीं पे भी उनको एक स्पेस दें जहाँ पे वो डिस्कस कर। ये आई थिंक पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि जिन बच्चों के दरमियान में शादी कर रहे हैं उन दोनों के साथ बैठ के ये इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करें ओपननेस के साथ। हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ बात हक महर की हो रही होती है, वो जी ज्यादा कह रहे हैं, वो जी गोल्ड कह रहे हैं, वो उस पे लड़ाइयाँ, उस पे झगड़े, हालांकि बाकी कॉन्ट्रैक्ट को आप पढ़ें, वो जो कि उन दोनों के लिए बड़ा अहम है, जी बिल्कुल, ग्रूम एंड फॉर अ ब्राइड एज वेल। वहाँ बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, बहुत अहम मौजूद जिसपे थोड़ी सी हमने लाइटर एंड नोट गुफ्तगू एंड पे जरूर किया, लेकिन ज़रा मकसद सिर्फ ये था कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। अवेयरनेस है, ज़रा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में हर चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जिन 2 लोगों के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। बात करते हैं स्ट्रॉबेरीज की। पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। कितनी खाती हैं? किसको नहीं पसंद? हाँ ये बात तो है। वैसे आपको पता है मुझे वैसे स्मूदी ज्यादा अच्छी लगती है स्ट्रॉबेरी की, बिकॉज खाने में वो खट्टी होती है ज्यादा, खट्टी मीठी दोनों मतलब। आई थिंक इट्स योर चॉइस, कंप्लीटली योर चॉइस कि आप उसकी स्मूदी बना के पीना चाहते हैं, आप उसका शेक बना के पीना चाहते हैं, आप उसको कंप्लीटली योर चॉइस, अप टू यू। ठीक है जी, आप जैसा करना चाहते हैं वैसे करें। ऑलराइट। अच्छा, मेरा एक मामला इसमें सिर्फ ऐड कर लें कि चूंकि बड़ा शॉर्ट सा सीजन होता है स्ट्रॉबेरीज का, तो मैं ये ज़ाती तौर पर राय दूंगा आपको जी कि ज़रूर जब आपको अच्छी मिल रही हो और सस्ती मिल रही हो तो आप लेके उनको कट करके रख दें फ्रीज़र में और फ्रीज़ कर लें, बाद में आप आराम से ना शेक बना के पिएं। अच्छा, अब इसके नुकसानात भी होते होंगे? ऐसी भी कोई बात नहीं है कि नुकसानात ना होते हों। सभी मैंने डायनासोर की टाइम से नहीं संभाले हुए, मैं तो लोग अभी फ्रीज करूंगा, मैं 2-3 हफ्तों में 4 हफ्तों में इस्तेमाल कर लूंगा। अच्छा, ये इसी बारे में जरा बात। मेरा फ्रीजर है, मेरा कोई कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसके क्या फायदे होते हैं, और ऑब्वियसली अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो नुकसानात भी क्या होते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट ने जी, अनीसा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। ये ऐसा मुमकिन है कि आप ले कट करें, फ्रीज करें और उसके बाद आप 3-4 हफ्ते के बाद उसको यूज़ करें? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें आपने मेक श्योर करना है कि उसको आपने साफ प्रॉपर्ली किया हो। yes. क्योंकि मैंने कहा कट करके प्रॉपर्ली साफ। बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसके सीड्स बाहर होते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल जो फ्रेश प्रोड्यूस है, नॉर्मल जो फ्रेश फ्रूट्स वगैरह हैं या वेजिटेबल्स हैं, नॉर्मल से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वो जो दवाइयाँ आम लफ्ज़ों में फसल को लगाई जाती है कि उसमें कीड़े वगैरह ना पड़े, वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं स्ट्रॉबेरी के लिए। तो वो आपने बहुत केयरफुली उसको रिमूव करना है। अब ये उसका धोने का तरीका है, आप उसको बोल में आप पानी लें और उसमें आप सिरका डालें और उसमें थोड़ा सा नमक डालें और स्ट्रॉबेरी को उसमें भिगो के रख दें तकरीबन आधा घंटा, 20 से 25 मिनट। कुछ लोग कहते हैं खाने का सोडा भी थोड़ा सा डाल दें।
हाँ जी बिल्कुल, वो भी डाल सकते हैं। तो उससे फिर ये होता है कि उसके इंसेक्टिसाइड्स हैं उसके ऊपर जो भी बिल्कुल वो निकल जाता है, खुद बच जाती है, खुद बच जाती है, खुद बिल्कुल बच जाती है। और उसके बाद फिर आप उसके जो ग्रीन कलर के जो उसके हाँ जी बिल्कुल लीव्स, उसको कट करें। और अब ये परफेक्ट है, उसको पहले टैप ड्राई करें, पेपर टॉवल से अच्छे तरीके से ड्राई करें, क्योंकि स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही पेरिशेबल फ्रूट है, बिल्कुल एकदम खराब हो जाती है। तो आप अच्छी तरह से उसको ड्राई करें। फ्रेश लाई हुई तो एक दिन के बाद अगले दिन तक वो खराब, बिल्कुल काउंटर पे अगर पड़ी हो तो सुबह से शाम तक सख्त गर्मी में वो खराब हो जाएगी। तो आप उसको वाटर कंटेंट जितना आप उसमें रिमूव कर सकते हैं ना, मतलब टैप ड्राई करके वो करें, और उसके बाद आप उसको फिर जिपलॉक बैग में फ्रीज कर दें। 2 से 3 हफ्ते आप उसको यूज कर सकते हैं, बहुत से ज्यादा डिले नहीं करना, क्योंकि वैसे भी बहुत प्रोलॉन्ग फ्रोजन जो आइटम्स होते हैं वो करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जो कि इसलिए भी जब सीजन होता है स्ट्रॉबेरीज का तो वो फ्रीज कर देते हैं, और उसके बाद उनको होता है कि अगले सीजन में जब वो नहीं होंगी तो उसके बाद उनका इस्तेमाल करें। अच्छा, उसके क्या सेहत पर असरात हैं? इतना लंबा फ्रीजिंग पीरियड नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बहुत डेलिकेट फ्रूट है, उसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं, उसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफिनोल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं हेल्दी जो आपकी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जिस पे हम अभी बात करेंगे। वो उनका केमिकल स्ट्रक्चर बहुत चेंज नहीं होता, ख़राब हो जाता है, वो डीनेचर हो जाते हैं, क्योंकि एक ख़ास टेम्परेचर होता है। अगर आप उससे ज़्यादा हाई जाएंगे या बहुत ज़्यादा लो जाएंगे तो उसमें एंजाइम्स होते हैं और केमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं, सादी सी स्ट्रॉबेरी आपने ली और आपने खा ली, क्या क्या फ़ायदा? बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। बिल्कुल आप इसको समझे, स्ट्रॉबेरी आपके लिए एक सुपर फूड है। बिल्कुल, सबसे इसका जो मेन फ़ायदा है, जो कि मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, क्योंकि पाकिस्तान जो है नंबर 1 कंट्री है पूरे लिस्ट में जो डायबिटीज़ का शिकार है। हम लोग सबसे टॉप पे हैं ज़्यादतीज़ के अमराज में। तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है स्ट्रॉबेरी का वो बहुत कम होता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रॉबेरी खा रहे हैं तो खाने के बाद आपका जो ब्लड का शुगर का लेवल है वो बहुत आराम से कह रही हूँ, बहुत आहिस्ता से ऊपर जाता है। बिल्कुल आपको वो शुगर स्पाइक नहीं देता, नतीजतन आपका पैनक्रियास पे ज़्यादा प्रेशर नहीं होता और इंसुलिन स्पाइक भी आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता। तो शुगर के मरीज स्ट्रॉबेरीज खा सकते हैं, सेफली खा सकते हैं, बल्कि एक फ्रूट ऐसा, स्ट्रॉबेरी एक फ्रूट ऐसा है जो कि आप रात को भी खा सकते हैं। अमूमन रिकमेंडेड नहीं होता कि आप रात को फ्रूट खा के सोएं, क्योंकि वो बहुत हाई इन शुगर होते हैं। तो क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है और इसमें फाइबर की बड़ी अच्छी अमाउंट है, तो वो आप कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे फाइबर की मैं बात कर रही हूँ, तो फाइबर फिर ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है, और फाइबर जितनी चीज़ें होती हैं जिनमें फाइबर होता है वो कोलेस्ट्रोल के लिए बहुत अच्छा होता है। LDL जो बैड कोलेस्ट्रोल है उसको मैनेज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं जिक्र करूंगी वो होता है फोलेट। अब फोलेट जो होता है उनके, आपको पता है जो हामला ख़वातीन होती हैं उनको सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं फोलेट के और आयरन के। तो एक स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही अच्छी नेचुरल सोर्स है फोलेट की, वो आप कंज्यूम करें, आपको बड़ा अच्छा इसका कॉम्पोजिशन मिलेगी फोलेट की। फिर जो ख़वातीन अपने स्किन के लिए बहुत कॉन्शियस है, स्ट्रॉबेरी इज़ वेरी हाई इन विटामिन सी। इनफैक्ट एक जो सर्विंग है स्ट्रॉबेरी की, जिसमें तकरीबन 7 से 8 स्ट्रॉबेरीज आती हैं, उनमें एक माल्टे से ज़्यादा विटामिन सी होता है। अच्छा। तो अब वो आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छी होती है विटामिन सी। उसके अलावा आपके सॉरी कोई बात नहीं, we'll continue here. What was that? Shit, man. It's okay. आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, उसे कोई मसला नहीं है। I forgot. अच्छा, इसके अलावा फिर अगर हम स्ट्रॉबेरी और फ़वाइद की बात करें तो इसमें लाइकोपीन होता है। अब जहाँ पे हम लाल फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी लाल होती है, बहुत से और भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूट्रिशन में, ईटिंग अ रेनबो, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर रंग के फल में कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक केमिकल रखा हुआ है जिसके अपने फ़वाइद हैं। अगर स्ट्रॉबेरी की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, इसमें जो केमिकल्स होते हैं पॉलीफिनोल्स बोलते हैं उनको, फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं, लाइकोपीन, फाइटोकेमिकल्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये सब उनके बेशतर नाम हैं। तो आपने ऐसे बताया जैसे दवाई में होती है। बिल्कुल, लेकिन आप देखें इतनी छोटी सी चीज़ है लेकिन बिल्कुल न्यूट्रिएंट पैक्ड, और इसीलिए उसको सुपर फूड कहा जाता है। एंटी कैंसरस है। अच्छा।
बिल्कुल। और एंटी कैंसरस ये है क्यों? क्योंकि इसकी एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स बनते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में, जिसको वैक्यूम की तरह साफ करना इंपॉर्टेंट है हमारी वेन्स में से। तो बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल उस वैक्यूम का काम देते हैं। स्ट्रॉबेरी उनमें से एक ऐसा फ्रूट है। और एंटीऑक्सीडेंट की वजह से, बिल्कुल एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स अगर लोग नहीं लेते, या फिर बहुत स्मोकर्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है, तो वो फिर कैंसर प्रोन लोग होते हैं, उनको ज़्यादा होता है, चांसेस ज़्यादा होते हैं कैंसर्स डेवलप होने के या ट्यूमर्स डेवलप होने के। तो स्ट्रॉबेरी या इस जैसे फ्रूट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अच्छा नीसा, ऐसे में स्मूदी बना के कुछ लोग पी रहे होते हैं, जूस पी रहे होते हैं स्ट्रॉबेरी का, क्या उतनी ही उसकी वैल्यू होती है? उतनी ही वैल्यू होती है उसकी। बस एक चीज़ ये है कि जब आप फ्रूट को जिस तरह अल्लाह ताला ने बनाया ना, उसको एज इट इज़ कंज्यूम करना बेहतर है। उसका रीज़न ये है क्योंकि फाइबर मैश के साथ ग्लूकोज जो फ्रूट के मॉलिक्यूल्स हैं, फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स, वो बड़े अच्छे तरीके से रैप हुए होते हैं। आप जब उसको खाते हैं तो आपका जो इंसुलिन स्पाइक, शुगर स्पाइक नहीं आता। लेकिन जब वो फ्रूट ब्लेंड हो जाता है तो वो आप समझे वो बिल्कुल शुगर आपके बॉडी के लिए बड़ा इजी हो जाता है उसको मेटाबोलाइज करना, तो वो आपको स्पाइक देगा। लेकिन इतना भी नुकसानदेह नहीं है। अगर आप प्रोन हैं डायबिटीज़ के, या फिर आपके फैमिली में ये रन करता है, या अगर तो आप इसको आदतन रेगुलर 2-3 मरतबा दिन में नहीं करें तो फिर आप कर सकते हैं स्मूदीज़ वगैरह। लेकिन आपने उसमें बहुत ज़्यादा पे चीनी नहीं डालनी, क्योंकि एक कप स्ट्रॉबेरीज आप एज इट इज़ कंज्यूम कर रहे हैं और एक तरफ आप उसको स्मूदी फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो उसकी कैलोरीज एकदम बढ़ जाती हैं। तो वो फिर अगर आप एक ऐसे कोई ऐसा बंदा है जो वेट मैनेजमेंट कर रहा है, या हाई शुगर वगैरह उनको है, या कुछ इस तरह से, तो फिर लो फैट मिल्क यूज़ करें। आप कोई नेचुरल स्टीविया वगैरह इस तरह का कोई स्वीटनर यूज़ करें। अव्वल तो स्ट्रॉबेरी की मिठास इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आपने उसको या खटास वगैरह उसको कट करना है, तो चीनी या हनी वगैरह के बजाय आप कोई और फ्रूट इस्तेमाल करना है, जैसे बनाना या एप्पल। तो वो एक नेचुरल फ्रूट ही है, पर उसकी स्वीटनेस, उसकी खटास को कट कर देती है। बिल्कुल। फिर जो वेट मैनेजमेंट की मैंने बात की, तो क्योंकि इसमें फाइबर है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो ये वेट मैनेजमेंट जो स्नैक्स लोग मतलब उनको होता है, बिल्कुल क्रेविंग होती है वेट लॉस के दौरान बहुत सारे लोगों को, तो उनके लिए बड़ा अच्छा स्नैक है। आप स्लश बना के रख सकते हैं, उसमें आप मिंट डालें, स्ट्रॉबेरी डालें, पानी, कोई नेचुरल स्वीटनर डालें, स्टीविया वगैरह, और उसमें जिंजर का जूस डालें, और ये आपका बड़ा अच्छा एक बच्चों के लिए लॉली वगैरह, आइस लॉली वगैरह भी गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो ये बड़ा अच्छा उनके लिए और भी हो सकता है। स्पेशली अफ्तार के दस्तरखान पर स्ट्रॉबेरी स्मूदी या शेक या स्ट्रॉबेरी कितना अच्छा होता है कि ज़रा आप इतने घंटे की अफ्तारी रोज़े के बाद जब आप अफ्तारी में इस्तेमाल करते हैं, ठंडा बिल्कुल। अच्छा, ये एक इसमें चीज़ है कि जो लोग अल्सर्स वगैरह जिनको हैं, या जिनको गैस्ट्रिक इश्यूज ज़्यादा होते हैं, वो स्ट्रॉबेरीज उनको ध्यान से खानी चाहिए, क्योंकि उसमें एसिड होता है, तो उनको ये अगर जलन होती है, तेजाबियत है, तो ना खाएं, कम खाएं या किसी चीज़ के साथ मिक्स करें। जैसे आपने खुद भी कहा, कुछ फ्रूट के साथ आप करते हैं जब मिक्स, तो थोड़े से उसकी कम खाएं, उसका पोर्शन कंट्रोल कर लें, खाने पे खाया हुआ ना खाएं, वो इस तरह से उसको उसके पोर्शन कंट्रोल कर लें, तो ये एक बड़ा अच्छा आपका वो स्नैक वगैरह भी बन सकता है। एम्प्टी स्टमक स्ट्रॉबेरीज अच्छी होती हैं? अगेन क्योंकि वो हाई इन एसिड होती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, या आपको अल्सर्स वगैरह हैं, या आप प्रोन है हार्ट बर्न वगैरह कुछ लोगों को हो जाता है, तो आप उसको अवॉइड करें। लेकिन आप सुबह ब्रेकफास्ट में अक्सर लोग स्मूदी पी रहे होते हैं, स्ट्रॉबेरी स्मूदी, लेकिन यूजुअली वो आपका फिर वो ब्रेकफास्ट का पार्ट होता है ना, वो सिर्फ आपका, वो ऐसा नहीं है कि आपने नहार में उठे और आपने एकदम सबसे पहले स्ट्रॉबेरी ली, वो फिर ऐसी चीज़ नहीं है, वो इट्स पार्ट ऑफ योर ब्रेकफास्ट विद अदर आइटम्स। जाके फ्रिज खोला, देखा था अच्छा लाल स्ट्रॉबेरीज मौजूद हैं, चलो खाते हैं, और खा ली। मेरे जैसे बहुत सारे लोग होते होंगे। नहीं, बड़ा अच्छा बहुत अच्छा बेस है वो स्मूदी का। उसमें आप नट्स डालें, चिया सीड्स डालें, अपने पसंद का योर चॉइस ऑफ मिल्क डालें, और उसमें कुछ फ्लैक्स सीड्स वगैरह ऐड करें। सारा फ्लेवर गायब कर दिया। क्यों नहीं, वो फ्लेवर ऐड हो जाता है, बड़ा मजा आता है। ग्रेनोला कभी आप स्ट्रॉबेरी, चिया सीड का तो कोई फ्लेवर ही नहीं होता, वो तो उसका वैसे हाँ कौन सा फ्लेवर, वो तो फाइबर होती है, वो तो मिलंगा की तरह होता है, वो अब बस पता भी नहीं चलता, जली की तरह। फ्लेवर होगा नहीं वो देखें, क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया आपने? किया ना, ये है ना, तो उसका कोई फ्लेवर थोड़ी होता। फ्लैक्स सीड का भी कोई फ्लेवर नहीं होता, तो वो स्ट्रॉबेरी उसका मेन फाइबर होता है, ऑब्वियसली वो आपके लिए वैसे सेहत के लिए बहुत अच्छा। किसी को एलर्जी भी होती है स्ट्रॉबेरी से? स्ट्रॉबेरी एलर्जी एक बिल्कुल एक चीज़ होती है, क्योंकि उसमें एसिड्स होते हैं, और मोस्ट उसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से लोगों को स्ट्रॉबेरी एलर्जी हो सकती है, वो पोलन है।
क्योंकि उसके सीड्स बाहर होते हैं, तो वो आप जो लोग पोलन एलर्जी के ज़्यादा प्रोन हैं या ससेप्टेबल हैं, वही ज़्यादा हायर चांसेस पे होते हैं कि उनको स्ट्रॉबेरी एलर्जी होगी। अच्छा। तो वो फिर आप उसकी अमाउंट कम कंज्यूम करें। या जब आपको अंदाज़ा हो जाए जिस दिन आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं उस दिन आपको ज़्यादा वो एलर्जी सिम्टम्स आते हैं, तो आप अवॉइड कर लें। सॉरी कुछ लोगों को बहुत माइल्ड एलर्जी सिम्टम्स होते हैं, कुछ लोगों को बस थोड़ी इचिंग होगी या कुछ उनको कुछ बम्प्स वगैरह स्किन पे निकल आएंगे और वो फिर ख़त्म हो जाएगा विद इन अ डे। कुछ लोगों को ज़्यादा सीरियस एनाफिलेक्टिक रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो प्रॉपर एलर्जिक रिस्पॉन्सेज होते हैं। मेरा उतना सीरियस हार्डली किसी को होता है, ज़्यादातर यही होता है कि आपको इच हो गया या कुछ दाने मुंह में या ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़। बिल्कुल, तो उसमें फिर आप वो कम कंज्यूम करें। अगर बहुत वर्स्ट है तो फिर उसको फिर तो ज़रा आपकी सेहत सबसे पहले है ना। बट ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको इतनी एलर्जी स्ट्रॉबेरी से होती है। इतनी क्यूट सी तो होती है, इससे बेचारी को क्या है, किसी को एलर्जी। सॉरी मैं बताना भूल गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पोटेशियम होता है इसमें, पोटेशियम होता है और मैंगनीज होता है। अब जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, यहाँ पे जो हार्ट प्रॉब्लम्स से डील कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें पोटेशियम होता है। अब सुपर फूड है ना मुकम्मल। हाँ ठीक है निशा, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। स्ट्रॉबेरीज कितनी इंपॉर्टेंट है, चूँकि छोटा सा सीजन होता है तो इसमें ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन अगर आपने स्मूदी बनानी है तो आपने शुगर नहीं ऐड करनी। कोई फ्रूट साथ डालेंगे तो खटास खत्म हो जाएगी। ट्राई करें, वैसे आप डायरेक्ट स्ट्रॉबेरी खाएं लेकिन वॉश करके एंजॉय करें। फाइन, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। हम बात करेंगे वज़ाइफ से मुताल्लिक। हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं, जैसे किसी की शादी ना हो रही हो तो वो ये सवाल करता है उलमाए कराम से भी कि अच्छा क्या वजीफ़ा है। कोई परेशान हो, डिप्रेशन में, वो भी पूछता है कि मैं इस परेशानी से कैसे निकलूँ, मैं अपने दिल को कैसे सुकून की तरफ लेकर जाऊँ। इसी तरह जॉब के मसाइल भी होते हैं, बहुत और मसाइल होते हैं ज़िंदगी में, बहुत सारी आजमाइशें होती हैं जो हम कहते हैं कि हमारे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, आजमाइशें हो रही हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए कि आप जो है वो उन तमाम मुश्किलात से निकल सकें। बिल्कुल, तो इस पर बात करेंगे। मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब साथ मौजूद हैं। राजा साहब बहुत शुक्रिया। वज़ाइफ की क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने हमें कुरान और हदीस में बहुत सारी ऐसी दुआएं, ऐसे अज़कार सिखाए हैं कि जो अल्लाह के प्यारे लोग जो थे वो अदा किया करते थे अल्लाह ताला से मांगने के लिए। मिसाल के तौर पे अंबिया कराम जब किसी मुश्किल में या मुसीबत में या परेशानी में होते तो वो इन्हीं दुआओं से अल्लाह ताला से मांगा करते। और ये वो वज़ाइफ हैं जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, या जिनके ऊपर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को किसी मुश्किल में या मुसीबत में देखा तो एडवाइस कर दिया कि तुम ये दुआ मांगा करो, तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला तुम्हारी जो है ये वाली मुश्किल जो है वो दूर कर देगा और तुम्हारे लिए आसानी का रास्ता खुल जाएगा। तो आई थिंक इस एतबार से हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वज़ाइफ हैं ये वो हों जो कि ऑथेंटिकली रिपोर्टेड हों, या तो वो मतलब कुरान मजीद में मौजूद हों या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सही हदीस हैं उनसे हमने अख़ज़ किया हों। तो हर जो आजमाइश है, हर जो मुसीबत है, उसके लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ होंगे, मुख्तलिफ किस्म की दुआएं अज़कार हैं। अच्छा। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा डिफरेंट किस्म की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे रिलेटेड हमें मिलता है कि अंबिया ने या जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, मिसाल के तौर पे सहाबा ताबीन में, उन्होंने कुछ ऐसे अज़कार या वज़ाइफ इस्तेमाल किए, तो उनको इस्तेमाल करना मैं समझता हूँ हमारे लिए भी बड़ा एक यानी हमारे लिए एक लाइट है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। लेट्स सपोज किसी के घर में गुर्बत है और पहले ज़ाहिर जॉब बेहतर थी, अब नहीं उस तरह से है, या वो एंड्स मीट नहीं कर पा रहे किसी तरीके से, गुर्बत के खात्मे के लिए क्या वजीफ़ा होना चाहिए? अच्छा, एक तो दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई कि आप सुबह के टाइम पे ये दुआ मांग करें। 3 दफ़ा इसको हमें चाहिए, सुबह में भी और 3 दफ़ा शाम में भी। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क़र व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंत। अब इसमें कह रहे हैं कि अल्लाह हम तेरी पनाह में आते हैं कुफर से भी और फ़क़र से भी। यानी हम ना तो कुफर में जाना चाहते हैं और ना ही हम फ़क़र फ़ाक़े में जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुफर जो है ना वो एक तरह से जब इंसान शुक्राने नेमत नहीं कर रहा होता तो वो फिर एक कुफर की तरफ चला जाता है। और दूसरी तरफ जो यानी फ़क़र फ़ाक़े की जो है ना कैफियत, वो इंसान जब उस तरफ जाता है तो फिर भी वो अपने ईमान से जा सकता है। तो इसलिए हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बाहर निकाले। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क़र व आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र ला इलाहा इल्ला अंत। तो हम कहते हैं कि अल्लाह हमें अज़ाब कब्र से भी बचा ले और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। एक और भी दुआ सिखाई कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ा वल ग़िना, कि अल्लाह हमें हिदायत भी दे, तकवा भी दे, हमें आफ़ियत भी दे और हमें गनी कर दे, यानी हम किसी के मोहताज ना रहें। तो ये भी हमारे पास दुआ है। तो ये इस तरह की दुआएं जो हैं वज़ाइफ इस्तेमाल की जा सकते हैं। दुआ, वजीफ़ा, ज़िक्र एक ही बात है? मिसाल के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि अज़कार जो है ना ये तो एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें मिसाल के तौर पे आप कहते हो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी अल्लाह का जिक्र है।
कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने अल्लाह का जिक्र कहा कि ये जिक्र हम ही ने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसी तरह से नमाज को भी कहा गया अक़ीमुस्सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो अल्लाह की याद के लिए। जुमे की नमाज को अल्लाह ताला ने सूरत जुमा में भी जिक्र कहा कि जब जुमे की अजान हो जाए सारे काम छोड़ो और अल्लाह के जिक्र के लिए चले जाया करो। और फिर वो जो एक कैफियत इंसान के ऊपर होती है कि जब इंसान मुत्तकी हो जाता है, गॉड कॉन्शियस होता है, तो ये भी एक अल्टीमेट जिक्र होता है कि वो कभी अल्लाह को भुलाता नहीं है। तो इस तरह से अज़कार एक ब्रॉडर टर्म है, उसी के अंदर हम कहते हैं दुआ मांगना भी, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ बज़ाते खुद एक इबादत है, वो भी अल्लाह की याद है। और फिर जो हमें मसनून दुआएं सिखाई गई हैं वो भी अल्लाह के जिक्र में आती हैं। तो आप कह लें कि ये इंटरचेंजेबल किस्म की टर्मिनोलॉजी। और ऐसे में वक्त भी कोई ख़ास होता है किसी दुआ का जिक्र का, जैसे सुबह के औकात से मुतालिक कहा जाता है कि उस वक्त फरिश्ते रिस्क बांट रहे होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठें, तो उस वक्त उठना, उस वक्त इबादत करना, उस वक्त दुआ करना क्या ज़्यादा अहम होता है? बिल्कुल, इस तरह से हमारे प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा पहलू ज़िंदगी का नहीं छोड़ा जहाँ पे हमारी हिदायत ना फरमाई हो। आपने बताया वो टाइम जो दुआ के बड़े मखसूस होते हैं और जहाँ पे अल्लाह ताला दुआओं को रद्द नहीं करता, उनमें से एक ये है कि जब आप कोई भी नेकी वाला काम करते हैं उसके बाद अल्लाह ताला को पुकारना, फिर इसी तरह से अजान और इकामत के बीच का जो टाइम होता है उसमें अल्लाह को पुकारना, बारिश के औकात में अल्लाह ताला को पुकारना, जो इंसान सफ़र की हालत में होता है वो अल्लाह को पुकारे। और जैसे आपने जिक्र किया सुबह के टाइम अगर आप उठते हैं तो ये सुबह का टाइम जो है ना ये बहुत ही बरकतों वाला टाइम होता है। यानी उस टाइम पे अगर आप अपने रिज़्क़ की दुआ करते हैं, उस टाइम पे अपने आप खुशहाली की दुआ करते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। अक्सर औकात लोग क्या करते हैं, वो इस टाइम को गवा देते हैं, उस टाइम को प्रोडक्टिव नहीं बनाते। हालांकि ये वो टाइम होता है जिसमें आपके ऊपर अल्लाह ताला बेशुमार बरकतें नाजिल कर रहा होता है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं वो टाइम सोने में गुजार देते हैं। अच्छा, बहुत ही अहम मसला ज़ाहिर है, बहुत सारे लोग मायूसी का शिकार हो जाते हैं और ज़ाहिर है डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। अब डिप्रेशन से बचने के लिए या निकलने के लिए क्या दुआएं मांगनी चाहिए, क्या वजीफे करने? सही, एक तो हमारे प्यारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई हमें कि सूरा तौबा की जो आखिरी आयत है ये तमाम एंग्जाइटी, बेचैनी, बेकरारी से निकलने के लिए बहुत काफ़ी है। और वो दुआ क्या है कि यानी ये कहा गया फ़इन तवल्लौ फ़कुल, अब आगे दुआ आ रही है, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये सूरा तौबा सूरा नंबर 9 है, आयत नंबर 129 है। इसमें ये जो दुआ बताई गई है इसको हमें 7 मरतबा सुबह में पढ़ लें, 7 मरतबा शाम में पढ़ लें, इंशाअल्लाह ये हमारी डिप्रेशन के लिए काफ़ी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि इसके माने पर भी गौर करना कि हम असल में क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला से। फिर आपको पता होगा वो वाक़या बड़ा मशहूर, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे तो क्या दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि अल्लाह तू सुबहान है, तू बेऐब है, गलती मुझसे हुई। इसी तरह से आदम अलैहिस्सलाम की जो दुआ है वो भी मुश्किल में थे, उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। तो ये जो आयात हैं, ये जो दुआएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमें मांगनी चाहिए। अगर आप किसी भी किस्म की एंग्जाइटी में, परेशानी में, डिप्रेशन में हो, अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के दुआ करें। पहले अपनी कमियों का, कोताहियों का इतराफ़ करें कि शायद हो सकता है मेरी गलती हो जिसकी वजह से कोई मकाफ़ात अमल मेरे ऊपर आया हुआ है या कोई और ऐसी बात है। तो पहले गुनाहों से तौबा करें, उसके बाद अल्लाह ताला से पुकारें कि अल्लाह ये मुश्किल परेशानी मेरी दूर कर दे, तो इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह ताला आपके लिए कोई रास्ता निकालेगा इसमें से। शादी किसी की ना हो रही हो, वो भी ख़ास वजीफ़ा करे कोई? बिल्कुल, उसकी भी एक बड़ी ख़ास दुआ है कुरान मजीद से ही, जहाँ पे हमें बताया गया कि जो अल्लाह के इबादुर रहमान हैं वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। सूरह फुरकान में आता है कि वो ये कहते हैं कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। तो सूरह फुरकान के अंदर आपको ये जो जहाँ पे इबादुर रहमान का तज़किरा हुआ है, तो वहाँ पे अल्लाह ताला इबादुर रहमान की एक खसूसियत ये बता रहे हैं कि वो ये दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। क्या दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन, कि ऐ अल्लाह हमारी अज़वाज को, अज़वाज में वाइफ भी शामिल हैं और हस्बैंड भी शामिल हैं, आप अगर खातून है तो आप अपने हस्बैंड की दुआ कर रही हैं, तो हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे अता फरमा दे। क्या अता फरमा दे, अच्छी बीवी अता फरमा दे, अच्छा शौहर अता फरमा दे, जो और औलाद भी नेक और साले औलाद दे जो मेरी आंखों की ठंडक बन जाए। यानी कि हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि बीवी अता फरमा दे और वो मेरे लिए वबाल जान बन जाए, या शौहर अता फरमा दे जो मेरे लिए वबाल जान बन जाए और कल को मैं ही कहूँ कि अल्लाह मैंने तो मतलब क्या मांगा था मुझे क्या मिल गया। तो मुकम्मल दुआ मांगे कि अल्लाह ऐसा शौहर या ऐसी बीवी जो मेरी आंखों की ठंडक हो और औलाद भी ऐसी हो। और फिर ये कहा कि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमारी नस्लों को मुत्तकी बना दे और हमें उन पर इमाम बना दे। तो ये मैं समझता हूँ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही जामे किस्म की दुआ है। कोई बंदा भी जो रिश्ते की तलाश में है या जिनकी शादी हो भी चुकी है वो भी ये दुआ कर सकता है, ताकि औलाद के लिए दुआ हो जाए। औलाद के लिए, हाँ जी। अच्छा, अब ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं बच्चा बीमार हो रहा है बार बार या ऐसे मसाइल हो रहे हैं, तो अक्सर वो दम करवाने भी लेकर जाते हैं। यही वज़ाइफ आप किसी और से अगर दम करवा रहे होते हैं, क्या उसका उतना ही असर होता है?
देखिए किसी और के पास क्या जाना जब आप खुद दम कर सकते हैं। यानी इसके लिए कोई सर्टिफिकेट तो रिक्वायर्ड नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ये दुआएं सिखाई हैं, जैसे अल्लाहुम्मा रब्बन नास अज़हिबिल बास वशफी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफान ला युगादिरु सक़मा अस्सलल्लाहु अलैहि रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियक। ये भी दुआएं ये सिखाई हैं कि अगर कोई बीमार हो उसके ऊपर जाके ये पढ़ा जाए और हाथ उसकी जगह पे जहाँ भी तकलीफ़ है हाथ रख के 7 मरतबा पढ़ा जाए। तो ये वो दुआएं हैं जो शिफा की हैं। अच्छा, ये इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी खास बंदे के पास जाएं, जितने दिल से आप पढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा होगा। जैसा कि सैयदना उमर जो है वो कभी कभार सिर्फ सूरह फातिहा का ही दम कर देते थे, यानी सिर्फ सिंपली सूरह फातिहा, क्योंकि देखें अल्लाह के कलाम में शिफा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने जो किताब नाजिल की है हुदम व शिफा व रहमा, ये हिदायत भी है, ये शिफा भी है और ये अल्लाह की तरफ से रहमत भी है। तो इसलिए कुरान पढ़ना उसका दम करना ये बेहतरीन वजीफा होगा। कोई बंदा अगर और खुद करें, अपने खुद भी आप कर सकते हो, और स्पेशली आपके अगर बहुत कोई करीबी लोग हैं जिस तरह माँ है अपने बच्चे पे वो दम कर सकती है। जी बिल्कुल। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे भी तकलीफ की जगह है वहाँ पे हाथ रखें। जो मैं दुआएं बता रहा हूँ हो सकता है हमारी ऑडियंस के कि भाई आप जल्दी जल्दी दुआएं पढ़े जा रहे हैं, अब हम कहाँ से, तो ये बहुत ही मशहूर दुआएं हैं, इसमें कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं है। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। शिफा की दुआ जो हमारे प्यारे नबी ने सिखाई वो आप सीखें, याद करें, घर वालों को भी सिखाएं। और मेरे उस्ताद मोहतरम अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता फरमाए, वो ये कहते थे कि बेटा गोली खाने से पहले ना शिफा की दुआ पहले पढ़नी है आपने, यानी आप मेडिसिन बाद में लें, पहले आप दुआ पढ़ें, अल्लाह पे तवक्कुल पहले, क्योंकि शिफा देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की, अल्लाह ही है। तो इसलिए पहले अल्लाह पर तवक्कुल कर लो, उसके बाद अपनी मेडिसिन जो लेनी है वो ले लो, वो जो आपके दुनियावी जो असबाब है वो भी इख्तियार कर लो, लेकिन याद रखो इवेंचुअली शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है और उसी से मांगो इंशाल्लाह। बेशक ऐसी है। अच्छा राजा साहब, अक्सर दुआ करते हुए या कोई वजीफ़ा पढ़ते हुए जैसे हम फूंक मारते हैं और फिर उन हाथों को अपने पूरे जिस्म पे भी फेरते हैं जी, या किसी बच्चे पे दम करे तो उस पर इस तरह फूक, ये भी सही तरीका? ये भी सही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊपर खुद दम किया करते थे। सही। और किस तरह करते थे कि रात को सोने से पहले अपने हाथों को ऐसे करके 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ते, 3 दफ़ा सूरह फलक और 3 दफ़ा सूरह नास पढ़ते और हाथ पे ऐसे करके यानी कि ब्लो करते और फिर अपने पूरे जिस्म पर हाथ फेरते जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता, और आप ये चीज़ 3 दफ़ा करते। और सैयदा आयशा जो है रज़ियल्लाहु अन्हा ये बात इरशाद फरमाती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी अयाम में थे और बहुत बीमार हो गए, तो यानी अपने बिस्तर पे थे और वो कहती हैं कि मैं फिर उनके मुबारक हाथों पे मैं खुद दम करती और उन्हीं के हाथ उनके ऊपर फेरती, क्योंकि उनके हाथ मेरे हाथों से ज़्यादा बाबरकत हैं। तो वो ये चीज़ उनके साथ किया करती थी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा शदीद बीमारी की हालत में थे। अच्छा, ऐसे में जो पानी भी दम करते हैं वो भी उतना ही इफेक्टिव होता है कि कोई वजीफा पढ़ा, पानी पे दम किया और वो आप पी रहे हैं, या फिर खाली आप अगर फूंक भी मार लेते हैं तो वो भी बेहतर होता है? देखिए कुछ जिसको हम रुकिया शरिया कहते हैं ना, उसमें बाज़ हमारे उलमा जो है वो एडवाइस करते हैं कि आप पानी के ऊपर मिसाल के तौर पर सूरह फातिहा का दम किया हुआ है या सूरतुल बकरा का दम किया हुआ है, यानी किसी किस्म के शैतान के शर से बचने के लिए, या उसमें 3 कुल जो है सूरह इखलास फलक नास का दम किया हुआ है, वो करके उस पानी को इस्तेमाल करना, उसको अपने ऊपर उंडेलना नज़र बद से बचने के लिए। तो ये आपको दलाइल मिलते हैं मुख्तलिफ उलमा के बीच में कि जहाँ पे इस तरह से किया जाता है, तो इसमें कोई करने में कोई इंशाल्लाह बुराई नहीं है। अगर कोई करना चाहे तो पानी वगैरह पर भी दम करके इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस दौरान जब हमारी डिस्कशन हो रही है बहुत से मैसेजेस भी हमें आते हैं, व्हाट्सएप पे कॉल्स भी आते हैं। एक सवाल भी आया है राजा साहब, सवाल ये आया है कि वो ख़वातीन जो अपने शोहरों से उनके सख्त रवैये से तंग हैं वो क्या वजीफ़ा करें? हाँ, ये तो आपने कोई $1 मिलियन का सवाल पूछ लिया। तो इसके लिए जो है ना वो मेरे पास अक्सर ख़वातीन आती हैं अपने हस्बैंड को लेके कि जी ये इनको ले आती हैं, साथ ले आती, कहती हैं इनको ठीक कर दें। तो मैं कहता हूँ भाई मेरे पास तो कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है, ना मैं कोई मैकेनिक हूँ कि मैं इनको कोई ठीक करूँ तो ये बिल्कुल सही होकर निकल जाए। क्या बताते हैं कुछ है ना, मतलब ख़वातीन अपने बच्चा भी ले आती कि जी इसको ठीक कर दें। तो भाई मेरे पास तो कोई ऐसा कोई वजीफ़ा नहीं है। लेकिन बहरहाल एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आपने फरमाया कि अगर आप अल्लाह ताला की फर्माबरदारी में यानी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो क्या होता है कि अल्लाह ताला यानी आप अपने फ़राइज़ को पूरा करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि अल्लाह ताला जो आपको नवाफिल इबादत दी है उसमें इजाफा करते जाते हैं। हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के करीब बंदा कैसे होता है कि पहले वो जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करता है, उसके बाद जितनी भी नफल इबादत की उसको तौफीक हो रही है वो करता है, चाहे वो सदका हो, खैरात हो, इबादत हो, तिलावत कुरान हो, कुछ भी हो, इजाफा करता है हत्ता कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अब सुने, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करते हैं, फिर क्या होता है अल्लाह ताला जिब्रील अमीन को बुलाते हैं और कहते हैं जिब्रील मैं फ़ुलां इब्न फ़ुलां से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी इससे मोहब्बत करो। अब जिब्रील अमीन की मजाल के वो अल्लाह ताला के हुक्म को डिसरिगार्ड करें, वो कहते हैं या अल्लाह जो तेरा हुक्म मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। फिर जिब्रील अमीन यहाँ रुकते नहीं हैं, वो जन्नत के फरिश्तों के पास जाते हैं और सबको कहते हैं कि तुम सब जो है ना, मैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बंदे से प्यार करते हैं, ये जो दुनिया में रह रहा है, तुम भी इससे प्यार करो।
वो सारे जन्नत के फरिश्ते एकदम से आपको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं आपके साथ, आपसे मोहब्बत करते हैं। और फिर ये होता है, हदीस में आता है कि वो जो मोहब्बत है वो डिसेंड करके अल्लाह ताला लोगों के दिलों में डाल देता है। तो अगर आप चाहते हैं ना, वो जो आमतौर पे लिखा होता है महबूब आपके कदमों में, उसका मैं आपको शरई तरीका बताऊं क्या है। अल्लाह के महबूब बन जाओ, अल्लाह ताला ये मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देगा, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपका शौहर, आपकी बीवी, आपका बॉस आपसे नफरत करता है, आप फिक्र करें अपने रब को राजी करने में। अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, रब राजी तो सब राजी। सुभान अल्लाह, आपने तो इसमें दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि जो भी मसला उसमें आपने सब रब को राज़ी करना है, बाकी सब तो हो ही जाता है। राजा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे साहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। क़ससुल अंबिया हमारा सेगमेंट, जिसमें आज हम जिक्र करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का, उनके बारे में हम बात करेंगे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का शुमार अल्लाह ताला के जलीलुल क़द्र अंबिया में होता था और आपको अल्लाह ताला ने सिर्फ 28 साल की उम्र में नबूवत अता की। कुरान करीम में 6 सूरह मुबारक हैं जिनमें आपका जिक्र आया है, जबकि 10वीं सूरत आपके नाम पर है। कुरान मजीद में आपका मछली के पेट में तौबा करने और इससे निजात पाने का वाक़या भी बयान किया गया है। तो आज हम बात करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, उनकी किस तरह से हम उनकी ज़िंदगी सीख सकते हैं, उन वाक़यात से हम हमारे बच्चे आज क्या अख़ज़ कर सकते हैं। खुर्रम इलाही हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे तवक्कुल अल्लाह, कि आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते जदीद दौर में भी होते हुए। अभी हमने एक सबमरीन का वाक़या भी देखा था, बिल्कुल, कि पानी की गहराई में भी जाकर कोई इंसान ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर डिवाइन फोर्स आपके साथ हो, अल्लाह ताला आपके साथ हो, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस ज़माने में मौजूद थे जब कई पैगम्बर और भी थे। जैसे हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बात की कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम बैक वक्त दोनों भाई थे और पैगम्बर के तौर पर मौजूद थे। उस ज़माने में हज़रत शुआ अलैहिस्सलाम जो है वो उलुल अम्र थे, ही वॉज़ मोर लाइक अथॉरिटी। तो उस ज़माने में निनवा के आबादी में ये ख़बर आई कि वहाँ पे हदायत की ज़रूरत है और वहाँ के लोग बनी इसराइल वालों से जंग भी कर रहे हैं और कुछ लोगों को ग़ुलाम करके लेके भी गए। वहाँ पे बहुत ही अहम बात हुई कि हज़रत शुआ अलैहिस्सलाम के पास कहा जाता है कि 5 पैगम्बरों के नाम थे, जिनमें से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने कन्विंस किया और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने कहा कि आप वहाँ जाइए। तो उन्होंने कहा कि मेरी इबादत में खलल आएगा, लेकिन हाँ अगर अल्लाह का हुक्म है तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। यहाँ से एक पहला सबक तो ये आता है कि ये लोग इतना अल्लाह ताला की याद में मस्त होते हैं, या अल्लाह ताला को महबूब रखते हुए ये इतने गुम होते हैं उनकी याद में कि इवन हदायत पर जाने हुए भी उनको होता है कि क्या अल्लाह ने ही कहा है। तो आखिरकार उनको हुक्म होता है हज़रत शुआ अलैहिस्सलाम की तरफ से कि आप वहाँ जाइए और निनवा की आबादी के लोगों को खुदा की तरफ बुलाइए। वो बिल्कुल भी इबादत गुजार नहीं थे, मुशरिकाना चीज़ों में पड़ चुके थे और सबसे बढ़ के कि वो बनी इसराइल वालों से जंगो जदल पर उतरे हुए थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आखिरकार बिल्कुल एक सूफ़ी लिबादे में वहाँ जाते हैं और जाते ही बादशाह के साथ 3 दिन लगातार मुकालमा करते हैं और बादशाह बहुत ठट्ठा उड़ाता है उनका और उनको कहते हैं कि अगर इतना ही आपके खुदा में ज़ोर था, आपके मालिक में इतना ज़ोर था, तो फिर बनी इसराइल वालों को हम मार ही ना सकते। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर हम बनी इसराइल वालों को मार ही ना सकते तो अब आपको आने की ज़रूरत ही ना होती। तो इतनी क्या ज़रूरत थी कि आप जैसे कमज़ोर आदमी को भेजा। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात से बहुत दुख हुआ। आप आम आवाम में आए और आपने वहाँ के तबलीग व तदरीस की कि अगर बादशाह नहीं मानता तो मैं आम आवाम को तो मना कर देखूँ। लेकिन आम आवाम भी उसी तरह ही ज़िद पर अड़ी रही। उन्होंने भी वही बातें की, हीले वसीले, और कहा कि हम नहीं मानते और इससे आप बहुत ज़्यादा मायूस हुए। मायूस होने के बाद आप अल्लाह ताला की तरफ रुख करते हैं और आप उस आबादी वालों को कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें 40 दिनों का वक्त देता हूँ कि तुम लोग तौबा कर लो और अल्लाह की तरफ रजू कर लो, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी तरफ अजाब आ जाएगा। ये कहने के बाद अभी तकरीबन 30 से 33 दिन गुजरे होते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आबादी से कुछ दूर आ जाते हैं और इस बात का इंतज़ार करते हैं कि इनके ऊपर अजाब आने वाला है, और अल्लाह ताला से कहते हैं कि देखें मैं अब उन्हें कह बैठा हूँ तो आपने इनके ऊपर अजाब ज़रूर भेजिए। यहीं से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की कुछ अहम बातें हैं। एक पहले मैंने आपको बताई जब उन्होंने कहा कि मेरी इबादत में खलल तो ना होगा। दूसरी ये बात कि क्या उन्होंने अजाब का हुक्म अल्लाह से पूछ के कहा था। तो बहुत ही आम बात जो मुफस्सरीन और लिखते हैं और जो लोग तहकीक करते हैं मज़हब पर, कि पैगम्बर के लिए लाजिम होता है कि वो हर बात अल्लाह ताला से पूछ कर कहें। तो जैसे बादशाहों की गलतियाँ भी बादशाहों जैसी बन जाती हैं और छोटी छोटी गलती भी ऐसे मैग्नीफाई हो कि आपको कायनात में नज़र आती हैं। तो उनकी छोटी से छोटी गलती भी ऐसे जैसे कोई कैटास्ट्रोफी ला सकती है। तो और फिर उनको आजमाइश भी इतनी सख्त से गुजरना पड़ता है। तो ऐसे यूनुस अलैहिस्सलाम को बाहर आ गए और फिर अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अब आप अजाब भेजें, वरना वो सब तो हंसेंगे और उनकी बातें दुरुस्त साबित हो जाएंगी कि ऊपर मेरा तो कोई मालिक ही नहीं है
और अगर आपने उनको ना रोका। खैर अभी आप दूर आ जाते हैं तो इतने में ही लाल बादल उस पूरी आबादी के ऊपर आ जाते हैं, गरज बरस शुरू हो जाती है और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दूर से देखकर तो अपना सफ़र शुरू कर लेते हैं कि इस आबादी पर अजाब आने वाला है। यहाँ पे भी फिर मुफस्सिरीन कहते हैं कि उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या अजाब आया है और अल्लाह के हुक्म के बगैर शायद उन्होंने सफ़र शुरू कर दिया। हालांकि कुरान मजीद में रसूल करीम के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम मोहम्मद कोई बात नहीं कहते जब तक वो अल्लाह ताला से पूछ ना लें, या अल्लाह जो वो कहेंगे दैट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड, और उनका हर अमल जो कहा हुआ है वो हदीस है, जो अमल है वो सुन्नत है। अब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब चल पड़े तो वहाँ की आबादी के लोग अपने बच्चों को लेके, अपने जानवरों और जानवरों के हत्ता के बच्चों को लेके अपने गिरेबान चाक करके अपने आप को बिल्कुल फ़कीरी लबादे में लाते हुए एक माफ़ी मांगते हुए आगे, और उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी की तलबगार हुए कि हमें माफ़ कर दें। और कहते हैं कि बहुत ही लर्ज़ाखेज़ मोमेंट्स थे क्योंकि बड़े बच्चे, औरतें, जानवर सबको वो ले आए और उन्होंने कहा अल्लाह आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी तरफ रजू करते हैं। यहाँ पे अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में हमें बताते हैं कि आपने आद समूद उन सब का तो सुन रखा है, लेकिन ये वाहिद कौम है कि जिनके ऊपर अजाब आया और टाल दिया गया उनकी माफ़ी मांगने की वजह से। आपको इल्म है कि हमने मूसा के वाक़े में फ़िरौन की भी बात की कि आखिर में फ़िरौन ने आके माफ़ी मांगने की कोशिश की और जिब्रील अलैहिस्सलाम का मशहूर बात कि नहीं इनको अब माफ़ी नहीं हो सकती, अब रहम ना आ जाए। लेकिन यहाँ पर लगा कि उनकी आवाज़ सुन ली गई। अब उनकी आवाज़ सुन ली गई तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को तो इस बात का पता ही ना चला। तो अब आप आगे जा रहे हैं तो आप एक कश्ती में सवार हो जाते हैं और कश्ती को तूफ़ान आ लेता है, जो कि एक सिंबल की तरह है, एक साइन की तरह है, एक अंदिया दिया जा रहा है कि कुछ गलत हुआ है। तो आखिरकार वो जो कैप्टन है उस बोट का, वो कहते हैं कुछ सामान बाहर फेंकना पड़ेगा तभी हम इस स्टॉर्म को सर्वाइव कर सकते हैं। थोड़ा सा सामान बाहर फेंकते हैं और बाहर फेंकते हैं, आखिरकार वो कहते हैं हमें एक आदमी को कम करना पड़ेगा। तो वहाँ कुरानंदाजी होती है, तो कुरानंदाजी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकलता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे नहीं, ये तो बड़े नेक आदमी लग रहे हैं, शरीफ आदमी लग रहे हैं, फिर कुरानंदाजी कर लेते हैं। वो फिर कुरानंदाजी कर लेते हैं, फिर उनका नाम, हत्ता कि तीसरी बार भी जब उनका नाम निकलता है तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि कुछ गलती हो बैठी है मुझसे जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, और आप पानी में कूद पड़ते हैं। अब सोचें कि स्टॉर्म आया हो, तूफ़ान चल रहा हो और आप पानी में कूद पड़ते हैं, बहुत हिम्मत की बात। आप पानी में कूदते हैं और ऐसे में एक बड़ी मछली जिसको अब मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन वेल कहते हैं, वो आती है और आपको खा लेती है और आपको अपने अंदर ले जाती है। लेकिन उसको हुक्म होता है कि उनको किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचाए, ना उनकी कोई हड्डी टूटी, ना कोई ज़ख्म आया, ना कोई उनको ना वो ब्लीड होए, ना उनकी कोई बोन टूटी, और वो उनके पेट में चले गए। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को वहाँ जाके एहसास हुआ कि मुझसे बहुत कोई गलती हो बैठी है, और वहाँ जाके अपने अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ा के बहुत ही माफ़ी मांगी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं जानता, और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, हम तो नहीं जानते हमारी जानों से क्या क्या जुल्म हो जाते हैं, तू ही बेहतर है, तू मुझे माफ़ कर दे। और फिर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ज़िक्र भी किया है कि अगर वो माफ़ी ना मांगते तो वही उनका आखिरी मकाम बनता, फिर वहीं से उठाए जाते आखिरी दिन। खैर उस मछली को भी हिदायत थी कि आपका ख्याल रखे, आपकी माफ़ी कबूल हुई। तो आखिरकार 40 दिन के अरसे के बाद, अब आप सोचें कि आजकल के ज़माने में क्लॉस्ट्रोफोबिया कितना आम है कि लोगों को अंधेरे से डर लगता है, और अंधेरा भी ऐसा कि आप एक लिविंग बीइंग के अंदर हैं और उसके पेट में है जहाँ एसिड्स और चीज़ें होंगी। और इसकी कुछ बात हमें ऐसे भी मिलती है कि जब मछली ने आपको बाहर उगला तो आपकी स्किन इतनी नरम हो चुकी थी कि ऊपर मक्खी भी बैठती थी तो आपको दर्द महसूस होता था। तो इतने में एक कद्दू की बेल आपके पास लगती है मौज़ाती तौर पे, और उसकी छाँव में आप रहते हैं और उसी के पत्ते आपके ऊपर नरम नरम और वसी जो चौड़े पत्ते हैं वो गिरते रहते हैं, तो आप सर्वाइव करते हैं। और एक हिरनी आपको आकर दूध पिलाने की कोशिश करती है, तो फिर आप वहाँ पर आखिरकार रिहैबिलिटेट होते हैं, और रिहैबिलिटेशन के वक्त भी आप हैरान होते हैं कि अगर अल्लाह ये सब कुछ मेरे लिए भेज सकता तो वो उनको माफ़ी भी दे सकता था। और अल्लाह ताला ने सबसे अहम बात जो पैगम्बर को बतानी थी कि आखिर में जो विल है, रिट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की चलेगी। तो हर पैगम्बर के लिए भी बड़ा पैगाम अल्लाह ताला ने दिया कि उनको चाहिए कि अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी में ढाल लें, और कोई भी ऐसा कदम मत उठाएं जो अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, उनसे पूछे बगैर हो। और आखिरकार फिर आप और नैनवा वाले तो पहले ही आपको ढूंढ रहे थे, उनकी तौबा कबूल हो चुकी थी,
फिर आप सेहतमंद हो के वापस नैनवा की वादी की तरफ जाते हैं और अपना ज़िंदगी का बाकी वक्त वहाँ स्पेंड करते हैं। एक जो बहुत मशहूर हदीस हमें मिलती है और रसूल करीम आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मत बेहतर जाना करो, और हत्ता कि रसूल करीम ने अपनी तरफ कहा यूनस बिन मता से मत बेहतर जाना करो एक दूसरे को। तो उसमें बड़ी बात ये थी कि गो के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर नबी को दूसरे नबी पर फजीलत है, लेकिन ये बात आम लोगों के लिए नहीं कि आप मुकाबलेबाजी में ना ले। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के किस्से से हमें अहम बात ये पता चलती है जो कुरान मजीद भी बताते हैं, तो मायूस कभी ना हो, बेशक के आपकी सिचुएशन इतनी डार्क क्यों ना हो कि आप एक मछली के पेट में हैं, इतनी डार्क सिचुएशन भी पड़ जाए तब भी अल्लाह पर तवक्कुल करें कि वो कहीं ना कहीं से आपको रिज़्क़ को ज़िंदगी दे सकता है। सोचें हम कुछ नहीं से कुछ हैं। हम कभी एक ज़माना तक कुछ भी नहीं थे, आज हम इस ज़िंदगी का तजुर्बा हासिल कर रहे हैं। तो जब इंसान ज़िंदगी में आके मायूस होते तो अल्लाह कहते तू तो कभी कुछ था ही नहीं, मैंने तुझे आज मौजूद कर दिया और मौजूदगी खुद तेरा इतना बड़ा मौज़ा है। बिल्कुल। और तू बोलता है, बात करता है, कायनात में चल फिर रहा, चीज़ों को तब्दील कर रहा है। दूसरी अहम बात जो यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े में है कि पैगम्बरों की जो छोटी छोटी कोताहियाँ, गलती कहना भी उसको गलत होगा, जो छोटी छोटी कोताहियाँ हैं उनके ऊपर भी पकड़ बहुत सख्त है और उनको उतने ही सख्त आजमाइश से गुजरना पड़ता है। और तीसरी आम बात के पैगम्बरों के ऊपर भी ये बात लाजिम है कि वो अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी के अंदर ढाल लें। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने जो 2 सफ़र बिल्कुल अल्लाह ताला से पूछे बगैर किए और एकदम राय कर ली कि ये लोग तो कभी बेहतर नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला ही कुरान में हमें बताते हैं कि ला तक़नतु मिन रहमत अल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना। वो लोग अपने गले फाड़ के अपने औलाद लेकर आगे, अल्लाह कैसे माफ़ ना करते। और अल्लाह ताला ने फरमाया मैं माफ़ करूँ, आप क्यों उनसे मायूस होते हैं। तो मायूसी ख़ुद कुफ़र है और अल्लाह ताला की रहमत से मायूसी ख़ुद गुनाह है। तो फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस आजमाइश को काटा और अल्लाह ताला से बार बार एक ही दुआ की जो आज हमारे लिए भी बहुत एक अहम मशले रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक सूरह जो उनके नाम पर है, ज़रा वो वाक़यात तो अपनी जगह, लेकिन बाकी 6 सूरह में जो जिक्र है वो किस किस मुनासिबत से था? इसी मुनासिबत से है। एक तो आपको बड़े इंटरेस्टिंगली मछली वाले के नाम से पुकारा गया। अब ये हमें इतनी प्यारी बात लगती है कि कुरान मजीद एक इतना अमेजिंग नाम से लोगों को पुकारते हैं और एक तमसील मछली की एक सिंबल से उनको जोड़ दिया गया। तो इसी तरह से उनका मुख्तलिफ जगहों पे जिक्र आया। बिल्कुल ठीक, खुरम भाई बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। क़ससुल अंबिया की ये नशिस्त जिसमें आज हम बात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कर रहे थे कि कैसे हम उनकी ज़िंदगी से, उनके हालात से सीख सकते हैं, क्या मैसेज उनकी ज़िंदगी से और उनके उन हालात से था। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं। साथ नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सादत हासिल करेंगे हाफिज़ हसीब तारिक अवान साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज किस कलाम का इंतखाब किया आपने? मैं अपने उस्ताद जी मंजूरुल कौनैन साहब, उनका पढ़ा हुआ खूबसूरत कलाम है, उसका मैंने इंतखाब किया है। ज़रूर सामाईन को बड़ा लुत्फ़ आएगा। बिस्मिल्लाह कीजिए। मैं तो नादान था, दानिश तभी क्या क्या ना किया, लाज रख ली मेरे सरकार ने, रुसवा ना किया, देखो लाज रख ली मेरे सरकार ने, रुसवा ना किया, लाज रख ली। हर बात बदमालियों से मैंने बिगाड़ी, लेकिन तूने मेरी बिगड़ी को हर एक बार बनाया, देखो लाज रख ली मेरे सरकार ने, रुसवा ना किया, लाज रख ली। जिस तरफ देखिए जिस तरफ देखिए सरकार नजर आ
सरकार नजर आते हैं, ऐसा लगता है कि सरकार ने पर्दा न किया, ऐसा लगता है कि सरकार ने पर्दा न किया, लाज रख ली और झोली खाली लिए लौटे कोई उनके दर से, झोली खाली लिए लौटे कोई उनके दर से। क्या खूबसूरत कलाम और क्या खूबसूरत आवाज़, ये महफिल आपने सजाई। बहुत शुक्रिया हसीब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ आज की ट्रांसमिशन से इतना ही। दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।